अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 5.1 का 3 का डी पार्ट देखने जा रहे हैं। इसमें लिखा है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 5। तो इसको पहले दो विधियों से देखते हैं। पहली विधि ये रही। फर्स्ट मेथड क्या रहेगा, सबसे पहले आप मान लेंगे, क्या मान लेंगे, शांत तत्व की आपको जांच करनी है कि कहाँ ये शांत तत्व है। शांत तत्व की जांच है। अभी हमें पता लगाना ये कहाँ कंटिन्यूअस है। तो मान लेते हैं, माना x बराबर k पर दिया गया फलन संतत कंटिन्यूअस। अगर संतत है तो आप करेंगे क्या, तो f x के स्थान पे k लिखिए, तो यह आएगा k माइनस 5। अब इसके बाद में आप जानते हैं कि दो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं कि LHL और एक RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा या दाएं पक्ष की सीमा दोनों निकालनी पड़ती हैं। और सभी वैल्यू अगर बराबर हो जाए आपस में, LHL बराबर RHL और ये आपका फंक्शन तीनों अगर बराबर हो जाए, तो कह देंगे उस बिंदु पर दिया गया फलन कैसा होगा, संतत होगा। तो सबसे पहले आप LHL लेंगे। LHL, जब LHL लेंगे तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर बाएं पक्ष की सीमा। बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। लिमिट लिख लिया, x अप्रोचेस, क्या अप्रोचेस, के ना, तो यहाँ पे के लिखेंगे। इसके बाद में जो भी आपका फंक्शन है x माइनस 5। अगर आपको चाहिए है LHL तो आप क्या करिए, मान लीजिए कि इस x में से कुछ लेस हो रहा है। क्या लेस हो रहा है, तो यहाँ हम लोग h लेते हैं, लिखेंगे h टेंड्स टू 0। x के स्थान पे अब आपको लिखना क्या पड़ेगा, बहुत आसान सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस जगह पे आपको लिखना पड़ेगा k माइनस एच। क्या लिखना पड़ेगा, k माइनस एच। एक्स के स्थान पे k माइनस एच है, माइनस के यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5। अब आप लिमिट को जब पुटअप करवाओगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, h का मान 0 हो गया तो वैल्यू आएगी k माइनस का क्या, 5 आएगा। इसी प्रकार से जब आप LHL ले चुके हैं, अब आप लेंगे RHL। लेने पर RHL यहाँ लिखेंगे दाएं पक्ष की सीमा। क्या होगा, क्या आपको करना पड़ेगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आप प्लस लगा लीजिए। अगर LHL है तो माइनस का चिन्ह, LHL है तो माइनस, अगर दाएं पक्ष की सीमा है तो यहाँ पे प्लस लगा लीजिए। और कहाँ परिवर्तन होगा, इस जगह परिवर्तन होगा, माइनस के स्थान पे आपको प्लस करना पड़ेगा और जो बाकी का वैल्यू है वही रहेगा आपका। हमने कुछ नहीं किया, के प्लस एच कर दिया, प्लस आपको करना पड़ेगा RHL के लिए। अब जो है तीनों वैल्यूज जो हमारे हैं, LHL हो, LHL बराबर RHL, तो कहेंगे x बराबर के पर दिया गया फलन संतत है, एक और तरीका होता है जिसमें हम लोग इसको कुछ इस रूप में लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे आप जानते हैं, मॉड के दो वैल्यूज हो सकते हैं, एक माइनस एक्स माइनस 5 और दूसरा आपका हो सकता है x माइनस 5 किसका, प्लस का। दो वैल्यूज हो सकती हैं। जब माइनस चिन्ह आप अंदर करेंगे तो माइनस एक्स, ये प्लस 5 आएगा और इधर तो कोई समस्या है नहीं, x माइनस 5, यानी कि एफ एक्स के आपके दो मान हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, इसको सही रूप में लिख लीजिए, 5 माइनस एक्स लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। इसमें जब आप वैल्यूज लेंगे तो आपका एफ एक्स बराबर क्या होगा, एक तो आपका हो गया x माइनस 5 और एक आपका हो गया 5 माइनस एक्स। x माइनस 5 का क्या मतलब है, ये बड़ा वैल्यू है। जब बड़ा वैल्यू है तो x इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन है, 5 से, और x इज लेस देन क्या है, 5 है। ये लिखना पड़ेगा। अब दोनों सीमाएं हम लोग लिख लेते हैं, तो क्या होगा, तो लिमिट x अप्रोचेस 5 प्लस। आप समझ गए 5 प्लस का मतलब, RHL की हम लोग बात कर रहे हैं, RHL की आप बात करेंगे तो रखेंगे क्या, तो ये आपका फंक्शन होगा। जब पॉजिटिव की बात करें तो आपका फंक्शन कौन होने वाला है, ये वाला ना, x माइनस 5 पॉजिटिव, इधर की ओर पॉजिटिव निशान, x जब ग्रेटर है, बड़ा है, और ये x जब छोटा है तो फिर ये नेगेटिव। LHL के लिए हम लोग बात इसकी करते हैं। तो यहाँ होगा कुछ नहीं, आप लिखेंगे x माइनस 5। अब क्या है,
जब पुटअप आप करेंगे वैल्यू को 5 यहाँ रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 5 माइनस 5 मतलब क्या 0 आ जाएगा। ये आपकी क्या है तो RHL है। अब LHL आपकी क्या होगी तो लिमिट x अप्रोचेस 5 माइनस, अब 5 माइनस के लिए फंक्शन आपका ये रहा 5 माइनस के x के स्थान पे आप 5 रखेंगे, जब रखेंगे तब भी आंसर इसका क्या रहेगा 0। तो आप कहेंगे कि दिया गया फलन कैसा है कंटिन्यूअस है यानी कि संतत है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा है सिद्ध कीजिए फलन f(x) बराबर x की पावर n x बराबर n पर संतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। आसान सी बात है, क्या लिखेंगे f(x) इक्वल टू x की पावर n, ज़्यादा कुछ नहीं करिए, छोटा सा प्रश्न है, x के स्थान पे n लिखिए तो इसका आंसर होगा n की पावर n। अब आप लिमिट एक ही निकाल लीजिए या दोनों निकाल लीजिए। जब आप रखेंगे कुछ लिमिट को x अप्रोचेस n, तो जब x अप्रोचेस n होगा तो आप क्या करेंगे यहाँ पे प्लस या माइनस देख लेते हैं। तो यहाँ x के स्थान पे, इस x के स्थान पे आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप, ये अभी ये ऐसा है फंक्शन आपका x की पावर n, जब x के स्थान पर ये x है, कन्फ्यूजन मत रखिए, ये x है आपका और आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए n लगे, x की पावर n है। अब जब आप यहाँ मान रखेंगे x का तो आपका मान कितना है, अप्रोचेस मतलब लगभग बराबर है, बराबर नहीं है लेकिन लगभग बराबर है, तो वही हम लोग रख देते हैं मान n की पावर n होगा। दोनों बातें आपकी कैसी हैं, तो दोनों बातें आपकी एक ही जैसी आई, तो कहेंगे x बराबर n पर दिया गया फलन संतत। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या हम 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है क्या f(x), ये कंडीशन आपकी दो दे रखी है, x यदि x इज ग्रेटर देन नहीं है, x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये x इज ग्रेटर देन 1 पर वैल्यू कितनी है 5 है, तो आपको 3 जगह कंटिन्यूटी देखनी है। क्या होगा, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर चेक करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान सी बात है। जब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है, तब चेकिंग अगर करेंगे तो निश्चित रूप से x इक्वल टू 0, इसका मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे आप, 0 के लिए आपका फलन कौन होगा, यही तो होगा। इसमें लिखा है कि x का मान या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या है, x का मान, पहला मतलब ये हुआ इसका, पहला मतलब ये हुआ कि x का मान 1 से छोटा है, पहला मतलब। दूसरा मतलब ये हुआ कि x का मान या तो 1 के बराबर है। दो बातें यहाँ पे सिद्ध हो रही हैं, x का मान 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा है तो अगर नंबर सिस्टम पे आप बनाएंगे तो आप अच्छे से जानते हैं ये आपका 0 होता है, इधर आप संख्या लिखेंगे 1 2 3 प्लस की, और इधर आप लिखेंगे कौन सी, लेफ्ट वाली, -1 -2 -3 -4। अब वो कह रहा है कि x का मान 1 से छोटा है। अब 1 से जब छोटा है तो पता नहीं, हो सकता है वो 0 हो सकता है वो माइनस हो, यानी कि इधर वाली वैल्यूज को लिया जाएगा, यहां से 1 से लेके इधर की वैल्यूज यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यू, इसमें आपका 0 भी इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहां लिख रहा है कि 1 के इधर छोटा, x का मान छोटा है 1 से या x का मान 1 के बराबर है। तो जब छोटा है तो छोटा तो आपका x 0 भी होता है 1 से, होता है कि नहीं, इसका मतलब 0 के लिए जो आपको फंक्शन चुनना पड़ेगा वो आपका कौन होगा, f(x) बराबर x होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे क्या, तो f(x) बराबर जब 0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, ये लेना चाहिए आपको f(x) बराबर x। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि इसका मान 1 का मान बड़ा है x से, और x का मान जब 1 से बड़ा है, x का मान 1 से यहाँ पे छोटा है, जब x का मान 1 से छोटा है और एक वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब x बराबर 0 पर यही फंक्शन आपका होगा। जब आप इस फंक्शन को लेंगे तो क्या करेंगे, किस प्रकार से स्टार्टिंग होगी, x बराबर 0 पुटअप करिए तो f0 बराबर आपका क्या हो गया 0। अब यहाँ लिखेंगे LHL लेने पर, क्या लेने पर, LHL लेने पर। जब आप LHL लेंगे तो होगा क्या, लिमिट लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट, माइनस का चिन्ह लगाइए, और फंक्शन आपका कितना है x है। इसके बाद में आपको बताया गया था s टेंस टू 0 लिखिए। अब इस x के स्थान पर क्या, इस x के स्थान पर क्या लिखेंगे, वो जरूरी है 0, 0 हमने लिख लिया जहां चेकिंग कर रहे हैं। अगर लेफ्ट है तो -h करिए, राइट है तो +h कर दीजिए। दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। s का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करिए तो ये 0 -0 बनेगा,
इसका मतलब ये भी 0 आ गया। अब इसके बाद में RHL लेंगे, क्या लेंगे, RHL लेने पर, जब आप RHL लेंगे तो इसका मतलब ये होगा लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, x अप्रोचेस 0 प्लस, तो आपका क्या होगा, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा लिमिट s टेंस टू 0। यहाँ बहुत ज़रूरी बात है, क्या लिखेंगे, ये आपका 0 है, जो भी लिमिट है 0 प्लस h कर दीजिए और h की जगह पे 0 रख दीजिए, आपका मान कितना होगा, 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 का जो कंटिन्यूटी आपको देखना था x बराबर 0 पर, तो आप समझ गए LHL RHL आपकी सभी बराबर है, तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत है, दिया गया फलन संतत है, लिख देंगे आप। अब x बराबर 1 पर देख लेते हैं, x बराबर 1 पर, जब x बराबर 1 पर, x बराबर 1 के लिए फंक्शन क्या होगा, तो यही तो होगा x बराबर 1, इस प्रकार से x बराबर 1 के लिए अगर आप बात करेंगे तो ये फंक्शन होगा। जब लेफ्ट की बात कर रहे हैं, जब आप किसकी बात कर रहे हैं, LHL लेंगे तो LHL के केस में ये आपका फंक्शन होगा। RHL के केस में क्या होगा, x का मान 1 से बड़ा है, जब x का मान 1 से बड़ा आप लेंगे, x का मान 1 से बड़ा लेंगे तब इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 5 आएगी। जब इसकी वैल्यू 5 आएगी और इसकी वैल्यू 1 आएगी जब आप LHL लेंगे, तो ये x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूटी प्रदर्शित करेगा। कैसे, देख लीजिए, x बराबर 1 पर जब LHL लेंगे, LHL लेने पर, LHL जब लेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस क्या, 1, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, और आपका जो फंक्शन होगा वो आपका कितना है, x होगा। फंक्शन कौन होगा इसके लिए, x ही होगा जब LHL की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x के स्थान पर h अप्रोचेस 0, इधर क्या लिखिएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस क्या, h। अब 1 माइनस h आप करेंगे, h के स्थान पे वैल्यू रखेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस 0 मतलब 1 आ गया। ये तो वैल्यू आई आपकी LHL की। जब RHL निकालेंगे तो RHL आपका क्या होगा, बड़ा है, बड़ा के केस में आप अच्छे से जानते हैं वैल्यू आपकी कितनी है, 5 है। अब जब 5 है तो 5 में आप लिमिट कहाँ से रखवा पाएंगे, तो x अप्रोचेस जब आप 1 प्लस करेंगे तो इसका मतलब यहाँ आपका मान कितना होगा, 5 होगा। x का मान बड़ा है इसलिए ये इस फंक्शन को आपको चुनना पड़ेगा, सिंपल है। तो ये आपका कितना आएगा आंसर इसका, 5 आएगा। तो एक कभी 5 के इक्वल होगा क्या, यहाँ लिखेंगे LHL डज नॉट इक्वल टू, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 1 पर फलन असंतत है। इस प्रकार से आप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 6वें को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारी 6वीं है इसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6वें में दे रखा कि आपको चेक करना है संतत है फिर असंतत है। ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x का मान या तो 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, और इसका मतलब क्या है कि x का मान बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो मतलब RHL की वैल्यू ये रही और LHL की वैल्यू आपकी ये रही। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले आप लिखेंगे fx बराबर फंक्शन 2x प्लस 3, क्योंकि आप चेक करेंगे बराबर वाला, पहले बराबर वाला चेक करेंगे, बराबर के लिए यही आपका फंक्शन होगा। तो कितना है, 2 है, x के स्थान पर 2 लिखिए, इधर जब 2 लिखेंगे 2 गुणे 2 प्लस 3, वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 7। अब लिखेंगे LHL लेने पर, LHL लेने पर जब LHL लेंगे तो लिमिट लगाने के बाद में आप करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे x का जो मान है अप्रोचेस करेगा 2 माइनस। जब 2 माइनस होगा, 2 माइनस के लिए आपका फंक्शन आप अच्छे से जानते हैं, 2 में से कुछ आपका कम, तो कम के लिए आपका केस कौन सा है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 यहाँ पे पुटअप कर देंगे। इसको आप समझ लीजिए, ये और ये इन दोनों में आपको मतभेद आना चाहिए, अंतर आना चाहिए, क्या होगा, इसका मतलब है LHL। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। अगर बातें आपको नहीं समझ में आती है टेक्निकली तो इसको समझिए LHL और इसको समझिए RHL, बस इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, आपका प्रश्न लग जाएगा आसानी से। LHL का ये वैल्यू है, जब आप यहाँ पे पुटअप करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस 0, मतलब ब्रैकेट लगा लिए, 2 की जगह 2, x के स्थान पर कितना होगा, x के स्थान पर कितना होगा, तो याद रखिए यहाँ पे लिखेंगे आप 2 लिखेंगे, 2 माइनस यहाँ h कर देंगे प्लस 3 कर देंगे।
अब वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। जब वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आपका होगा क्या, एच का मान 0 होगा तो 2 × 2, 2 × 2 + 3, वैल्यू आपकी कितनी आई, 7 आई। इसके बाद में लिखेंगे आर एच एल लेने पर, अब जब आर एच एल लेंगे तो आपका होगा क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेस 2 का प्लस, प्लस लेना है। अब जब प्लस लेना है तो प्लस के लिए आपका फंक्शन कितना है, तो आपका फंक्शन आपका गिवन है कितना दे रखा है, 2x - 3 दे रखा है, लिख दीजिए। जब लिख देंगे अब अगली लाइन आपकी होगी h अप्रोचेस 0, यहाँ 2 x के स्थान पर कितना 2 प्लस के h, और इधर आपका कितना लिखा है, -3 लिखा है। वैल्यू जब आप रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो वैल्यू आपकी आई कितनी, 4, 4 - 3। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, यदि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स क्यूब तो प्रमाणित कीजिए। सिद्ध करना, आपको ठप्पा लगाना है, मोहर लगाना है। क्या मोहर लगानी है कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है और उसे ज्ञात भी कीजिए। अस्तित्व है अथवा नहीं, पहले तो आप मॉड को समझ लीजिए, आखिरकार बात क्या होती है मॉड के अंदर। तो ऐसा आप अच्छे से जानते हैं कि मॉड एक्स का मतलब क्या होगा। इसके दो मीनिंग है, आपका पहला मीनिंग होगा प्लस का एक्स है, या तो एक्स प्लस का है। दूसरा मीनिंग आपका ये हो सकता है कि ये एक्स किसका है, माइनस का है। दो ही बातें हो सकती हैं। अब जब दो ही बातें हो सकती हैं, दोनों बातों को आप यहाँ पे लिख लीजिए। लिखेंगे एफ एक्स का जब मान आप समझेंगे कि आपका मान जो एक्स क्यूब है, तब इस कंडीशन में एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ या तो ये हो सकता है कि एक्स क्यूब आपका लिखा हो वो आपका नेगेटिव हो, तो इस केस में क्या होगा, एक्स इज लेस देन 0। दोनों को आप लिख लीजिए। जब आप यहाँ मान रखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, आप एक बार अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर 3x², ये होगा ही। आप पुनः अवकलन करेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष दोनों बातें अवकलन एक ही जैसी आई तो कहेंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन, पुनः एक्स के फलन सापेक्ष अवकलन। जब पुनः आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा एफ डबल डैश एक्स बराबर 6x, यही तो होगा। जब अब दूसरी कंडीशन आप लेंगे, जब एफ एक्स इक्वल टू -kx³, इस केस में x इज लेस देन 0, x जो है छोटा है 0 से, तभी तो ये नेगेटिव है। x छोटा है 0 से, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आप वैल्यूज जो नंबर सिस्टम में ले रहे हैं वो लेफ्ट वाली ले रहे हैं। ये यहाँ 0 होता है और 0 से जो भी छोटी चीजें होती हैं वो सभी नेगेटिव होती हैं, समझ गए होंगे आप। और x जब बड़ा होता है तो x यहाँ जब बड़ा है बराबर है 0 के, तो आप यहाँ दाएं हाथ की बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। अब होगा क्या, एफ एक्स बराबर -x³ आप करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन होगा क्या, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब होता है एक बार अवकलन। यहाँ आपका आंसर होगा -3x²। अब अगली लाइन लिखेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स बराबर -6x, ये हो गया। इसके बाद में आपको मान लिखने पड़ेंगे, क्या मान लिखने पड़ेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स का जो दो वैल्यूज है वो दोनों को लिखिए आप। यहाँ लिखेंगे 6x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दूसरा आपका आया कितना, -6x जब x इज लेस देन 0। लिखेंगे अतः एफ डबल डैश एक्स का क्या अस्तित्व है, और उसे हमने ज्ञात भी कर दिया है, दोनों बातें हमने निकाल दी हैं। लिख देंगे अतः एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है, ये हमको सिद्ध करना था।
पहुँचे हैं तो ये रहा वो दो नदियों का संगम जो आगे पचनदा का रूप ले लेता है। ये हमारी यमुना नदी है और सामने देख रहे हैं वो रही हमारी चंबल, और ये चंबल और ये यमुना स्थान भरे आपस में मिल जाती हैं। थोड़े आगे उधर अगर हम बात कर लें पचनदे में ये जाके बने। हाँ, क्या छठवें में दे रखा कि आपको चेक करना है संतत है फिर असंतत है। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x का मान या तो 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, और इसका मतलब क्या है कि x का मान बड़ा है 2 से। बड़ा है तो मतलब RHL की वैल्यू ये रही और LHL की वैल्यू आपकी ये रही। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या? सबसे पहले आप लिखेंगे fx बराबर फंक्शन 2x + 3, क्योंकि आप चेक करेंगे बराबर वाला, पहले बराबर वाला चेक करेंगे। बराबर के लिए यही आपका फंक्शन होगा। तो कितना है? 2 है, x के स्थान पर 2 लिखिए। इधर जब 2 लिखेंगे 2 × 2 + 3, वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 7। अब लिखेंगे LHL लेने पर, जब LHL लेंगे तो लिमिट लगाने के बाद में आप करेंगे क्या? यहाँ लिखेंगे x का जो मान है अप्रोचेस करेगा 2-। जब 2- होगा, 2- के लिए आपका फंक्शन आप अच्छे से जानते हैं, 2 में से कुछ आपका कम, तो कम के लिए आपका केस कौन सा है? 2x + 3। 2x + 3 यहाँ पे पुटअप कर देंगे। इसको आप समझ लीजिए, ये और ये, इन दोनों में आपको मतभेद आना चाहिए, अंतर आना चाहिए। क्या होगा? इसका मतलब है LHL। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए। अगर बातें आपको नहीं समझ में आती है टेक्निकली तो इसको समझिए LHL और इसको समझिए RHL। बस इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, आपका प्रश्न लग जाएगा आसानी से। LHL का ये वैल्यू है, जब आप यहाँ पे पुटअप करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस 0, मतलब ब्रैकेट लगा लिए, 2 की जगह 2, x के स्थान पर कितना होगा? x के स्थान पर कितना होगा तो याद रखिए, यहाँ पे लिखेंगे आप 2 लिखेंगे, 2- यहाँ h कर देंगे +3 कर देंगे। अब वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। जब वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आपका होगा क्या? h का मान 0 होगा तो 2 × 2 + 3, वैल्यू आपकी कितनी आई? 7 आई। इसके बाद में लिखेंगे RHL लेने पर। अब जब RHL लेंगे तो आपका होगा क्या? लिमिट x अप्रोचेस 2 का प्लस लेना है। अब जब प्लस लेना है तो प्लस के लिए आपका फंक्शन कितना है? तो आपका फंक्शन आपका गिवन है, कितना दे रखा है? 2x - 3 दे रखा है। लिख दीजिए। जब लिख देंगे अब अगली लाइन आपकी होगी h अप्रोचेस 0, यहाँ 2, x के स्थान पर कितना? 2 प्लस के h, और इधर आपका कितना लिखा है? -3 लिखा है। वैल्यू जब आप रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी? ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो वैल्यू आपकी आई कितनी? 4 - 3 इसमें तैयार कर ली गई हैं और अब इसमें हम डाल देते हैं। बस जैसे पूरे खोए को इसमें हम डाल दे रहे हैं और पूरा खोया अब इसमें डाल दिया गया है पूरी तरीके से। अब इसको ढक देंगे और इसके बाद थोड़े समय के बाद ये तैयारी
हो जाए, ये तैयार हो जाएगी सब्जी। चूल्हे बनाए वो तो सीखा ही दे, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। बन गो उदलू चल रही है। एकेडमिक क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर चौथा करने जा रहे हैं। इसमें लिखा एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो। मतलब घन की भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर है और आपसे पूछ रहा है रेट क्या चेंज होगा वॉल्यूम में। तो आपकी दो चीजें यहाँ गिवन है। पहला, घन के किनारे में परिवर्तन गिवन है। तो आपको सबसे पहले घन की भुजा माननी पड़ेगी। आखिरकार आपने भुजा नहीं मानी तो आप नहीं लिख पाएंगे कि घन का आयतन कितना है। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, इस प्रश्न में आपको आयतन बताना है। एक बात तो ये रही, आयतन में परिवर्तन आपको ज्ञात करना है और घन के किनारा मतलब भुजा में परिवर्तन दे रखा है। तो आप मानेंगे सबसे पहले घन की भुजा। हमने माना घन की भुजा x है। अगर घन की भुजा x है तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन को v से व्यक्त करते हैं। वॉल्यूम आपका क्या होगा? भुजा पे घाते 3। भुजा आपकी x है तो भुजा पे घाते 3। आपको चाहिए क्या? तो आपको चाहिए dv/dt। चूंकि आयतन में परिवर्तन चाहिए तो इसका मतलब आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा इसका अवकलन। किसके सापेक्ष करना पड़ेगा? टी के सापेक्ष। कहां से पता चला? तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड से ये बात पता चलती है। तो आपको करना पड़ेगा टी के सापेक्ष अवकलन। जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा dv/dt बराबर 3x² और इस x का दोबारा से dx अपॉन क्या होगा? dt। अब dx/dt का मान क्या है? तो प्रश्नानुसार हमें गिवन है कि आपने भुजा मानी थी x और इसका जो रेट है जो चेंज हो रहा है प्रति सेकंड वो कितना हो रहा है? 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें गिवन है, दिया है, चूंकि dx/dt बराबर गिवन है 3 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, ये गिवन है। अब समीकरण 1 इसको मान लीजिए। समीकरण 1 में dx/dt का मान रखने पर, अब dx/dt का मान जब आप रखोगे तो ये होगा dv/dt बराबर 3x² इंटू कितना? इंटू यहाँ पे 3 मतलब 9x² होगा। अब वो कह रहा है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा यानी कि जो आपकी भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप लिखेंगे जब किनारा 10 सेंटीमीटर है, जब किनारा 10 सेंटीमीटर है, किनारा अगर 10 सेंटीमीटर इसका मतलब dv/dt x = 10 सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ रखिए 9 और 10 का स्क्वायर आप करेंगे तो 100 होगा। आंसर आपका क्या बनेगा? तो आपका आंसर बनेगा 900। 900 के बाद में मात्रक आपका क्या? तो वॉल्यूम का आपका मात्रक होता है भुजा पे घाते 3 और यहाँ सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब अपॉन क्या? तो टी फॉर टाइम। तो आपका आंसर रहेगा 900 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहा।
प्रश्न संख्या हमारी 5 लिखे। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में वृत्त के रूप में चलती हैं, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? उस क्षण, उस समय, इस क्षण का मतलब क्या है? उस क्षण समय घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो क्षेत्रफल आपका वृत्त का क्या होता है? वृत्त का आपका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वही फॉर्मूला आप लगाएंगे। और ये किसका मान है? ये किसका मान है? ये बड़े आसानी के साथ आप पता लगा ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला यही होगा पाई आर स्क्वायर, और वृत्त के अंदर त्रिज्या के अलावा और कोई बात इंपॉर्टेंट नहीं होती है। यानी कि जो घटेगा और बढ़ेगा इसमें केवल एक ही है, घटने और बढ़ने का काम कौन करेगा? त्रिज्या। अगर त्रिज्या छोटी तो छोटा वृत्त, बड़ी त्रिज्या तो बड़ा वृत्त। आप सबसे पहले तो मानेंगे कि त्रिज्या आपकी है कितनी, तो सबसे पहले मानेंगे वृत्ताकार तरंग की, माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब लिखेंगे वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल A बराबर पाई आर स्क्वायर, ये होगा पाई आर स्क्वायर। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए dA अपॉन dt। अब dA अपॉन dt अगर चाहिए तो करेंगे क्या? t के सापेक्ष अवकलन। कैसे पता लगा? तो ये सेकंड लिखा है ना नीचे, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन आपका होगा dA अपॉन dt बराबर 2, आपका आगे आ जाएगा तो 2 पाई r, और r का फिर से आप करेंगे तो ये आपका बनेगा dr अपॉन dt। समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अब dr अपॉन dt का मान क्या है? तो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। लिखा नहीं है तो आप पता लगाएंगे कि वही है, त्रिज्या का ही मान होगा, क्योंकि r के अलावा और कुछ इसमें होता नहीं है। अब आप लिख देंगे, चूंकि हम लिखेंगे दिया है dr अपॉन dt बराबर 5 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड, ये गिवन है। समीकरण 1 में dr अपॉन dt का मान रखने पर, समीकरण 1 में dr अपॉन dt का मान रखने पर, जैसे ही आप मान रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी? तो आपकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से बनेगी, dA अपॉन dt बराबर 2 पाई r, इसका मान आपका 5 है तो ये आपका होगा कितना? 10 हो जाएगा पाई r। अब इसके बाद में आपसे कह रखा कि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, उस समय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में परिवर्तन तो इतना होगा, लेकिन उसने कहा है कि आपकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, तब क्या होगा? तो आप लिखेंगे जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तब क्षेत्रफल में परिवर्तन देख लेंगे। लिखेंगे अगली जो लाइन हम लिखेंगे वो ये होगी, जब तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। आप अगर इतनी भाषा नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, तब भी बात समझ में आ जानी चाहिए। dA अपॉन dt, r बराबर क्या? 8 सेंटीमीटर। यहाँ r का मान रख दीजिए तो 10 पाई इंटू 8, वैल्यू आपकी आएगी 80 पाई। a का मतलब एरिया, एरिया का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, कुछ ऐसे होते हैं। सेंटीमीटर में क्वेश्चन है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, इस t का मतलब ये हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां, गिवन एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि ज्ञात कीजिए। परिधि पूछ रहा है, पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है। जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है, कह रहा है कि जब आपकी त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है तो आप बताइए परिधि में कितनी वृद्धि होगी, पेरीमीटर में क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा वृत्त की त्रिज्या कितनी है और परिधि को आप किससे व्यक्त करेंगे। तो लिखेंगे परिधि को व्यक्त करने के तरीके, कोई सरकमफ्रेंस लेता है यानी कि c, और कोई आपका p लेता है पेरीमीटर,
तो आप जिससे भी लिखना चाहें, जिससे भी संकेत अक्षर दिखाना चाहें, इसका मतलब होगा सरकमफ्रेंस, वो भी वही होता है पेरीमीटर। आप जिसे भी लिखना चाहें लिख दीजिए। लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है तथा परिधि को, वृत्त की परिधि को c से व्यक्त करेंगे, c से व्यक्त करेंगे। अब जब c से आप व्यक्त करेंगे तो लिखेंगे वृत्त की परिधि c बराबर 2πr। यही तो फॉर्मूला होगा। आप अच्छे से जानते हैं किसके सापेक्ष अवकलन होने वाला है, तो यहाँ सेकंड लिखा है, इसका मतलब t के सापेक्ष कराइए। अब जब अवकलन आप कराएंगे तो ये होगा dc/dt बराबर 2π। r का क्या होगा, तो आप अच्छे से जान पाए, r का 1, लेकिन फिर से r का आप कराएंगे, r का क्या होगा, dr/dt होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, dr/dt होगा, r का जो मान होगा। अब प्रश्नानुसार r की वैल्यू हमें गिवन है, प्रश्नानुसार dr/dt की वैल्यू हमें गिवन है, dr/dt इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर/सेकेंड। ये समीकरण 1 है, लिख देंगे समीकरण 1 में dt का मान रखने पर, जैसे ही आप dr/dt का मान रखेंगे तो आपका वैल्यू ये बनेगा, क्या बनेगा, dc/dt बराबर 2π, r की जगह वैल्यू लिखेंगे 0.7 हमने लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.4 पाई 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आप कहेंगे कि r का मान अप्लाई आपने क्यों नहीं किया, अप्लाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि r यहाँ पे है ही नहीं। अगर क्षेत्रफल पूछता तो r की वैल्यू आपको अप्लाई करके हम स्टार्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एक आयत की लंबाई x से रिप्रेजेंट किया है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, डिक्रीज हो रही है, और चौड़ाई y है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब इसने दो मान आपसे पूछे हैं, पहला आयत का परिमाप और दूसरा आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर को ज्ञात कीजिए। परिवर्तन की दर, और नीचे आपका मिनट लिखा है, मिनट का मतलब आप समझ गए, t के सापेक्ष आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मानेंगे क्या, तो आप मानेंगे क्या, उसने गिवन किया है लंबाई x है और इसके बाद में चौड़ाई आपका क्या है, p है। परिमाप को आप किससे लिखेंगे, तो p से आप व्यक्त कर दीजिए। लिखेंगे आयत के परिमाप को p से तथा आयत के क्षेत्रफल को a से व्यक्त करने पर, ये आपको लिखना पड़ेगा कि आप p से किसको दिखाएंगे, a को किससे दिखाएंगे। अब अगली बात जो हमारी होगी वो ये होगी, आयत का परिमाप कितना होता है। तो आयत के परिमाप को आप जानते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई आपकी कितनी है, x, चौड़ाई आपकी कितनी है, तो भाई लिख दीजिए, और परिमाप को आप p से व्यक्त कर दीजिए। अब आपको करना क्या पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा इसका t के सापेक्ष में अवकलन। क्या होगा, तो ये होगा dp/dt, 2 के स्थान पर 2, x का आपका होगा dx/dt, y का आपका होगा dy/dt। अब dx/dt का मान क्या है, dy/dt का मान क्या, तो दोनों बातें अभी हम आपको बताते हैं। प्रश्न में गिवन है, प्रश्नानुसार dx/dt का जो मान है वो यहाँ देखिए, लंबाई लंबाई क्या हो रही है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है तो माइनस लगाएं, तो यहाँ पे माइनस का आपका 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट होगा। और इसी के साथ साथ में dy का मान क्या, dy का जो, तो इसका मान -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसके बाद में dy/dt का मान क्या होगा, dy/dt
dy अपॉन dt का मान क्या होगा, बेहद आसान है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार हम देखेंगे dx अपॉन dt का मान क्या है, तो dx अपॉन dt का मान बिल्कुल आसान है। प्रश्नानुसार dx अपॉन dt का मान क्या है, तो x जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो आप माइनस लगाएं, माइनस के 5 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, यहाँ लिख दिया हमने। इसके बाद में dy अपॉन dt का मान क्या होगा, तो dy अपॉन dt का मान यही देख लेते हैं, क्या होगा dy अपॉन dt, चौड़ाई y है, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव रखिए, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, लिख दीजिए दोनों बातें। इसे अगर हम समीकरण नंबर 1 कह दें तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में dx अपॉन dt तथा dy अपॉन dt के मान रखने पर, तो जब आप मान रखेंगे यहाँ मिनट कर लीजिए, सेंटीमीटर प्रति मिनट, इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो याद रखिए क्या होगा, dp अपॉन dt इक्वल टू 2, dx आपका पहले था ये -5, dy आपका कितना है 4 है, इसको जब आप लेस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, इसका मतलब ये माइनस का 2 क्या, तो p पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, अपॉन यहाँ मिनट है तो आप मिनट लिख दीजिए, सेंटीमीटर अपॉन मिनट। इसका मतलब क्या, तो आप कहेंगे परिमाप -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, या फिर ऐसे लिखिए 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, माइनस चिन्ह क्या बताएगा, घटने को बताएगा माइनस चिन्ह। अब इसके बाद में हम लोग क्षेत्रफल को देख लेते हैं। अब क्षेत्रफल आपका क्या है, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए, तो आयत के क्षेत्रफल का आपका फॉर्मूला कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल आपका होता है a बराबर एरिया ए फॉर एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मतलब क्या, लंबाई का मतलब आपका x है, इसके स्थान पे आप x लिखेंगे। चौड़ाई का मतलब आपका क्या, तो चौड़ाई के स्थान पे आपका y है, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, y लगाएंगे या लिखेंगे। अब यहाँ सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि आप इसका अवकलन जब t के सापेक्ष में कराएंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड फलन बन जाएगा। फर्स्ट और सेकंड फलन आपको लगाना पड़ेगा, क्या होगा, dA अपॉन dt बराबर पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन तो वैल्यू आपकी आएगी dy अपॉन dt प्लस का निशान दूसरा फलन, ये इनटू का निशान है, दूसरा फलन पहले का अवकलन, इसका मतलब dx अपॉन dt यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब x का वैल्यू उसने कहा है कि जब x बराबर 8 और y बराबर 6 है, तो लिखेंगे जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन तो dA अपॉन dt x बराबर 8 और y बराबर कितना है 6, ये दोनों वैल्यूज गिवन है। x की जगह पे 8 रखिए और dy का मतलब dy अपॉन dt आप जानते हैं 4 होगा, लिख दीजिए। इसके बाद में y का मान आपका कितना है, तो y का वैल्यू जो आपका है, x का वैल्यू आपका कितना था, तो x का वैल्यू आपने लिखा था यहाँ, x का वैल्यू आपका 8 हो गया, dy अपॉन dt का मान आपका कितना आया था, dy अपॉन dt का मान आपका आया था 4, और इसके बाद में y का वैल्यू आपका कितना है, तो 6 है, यहाँ पे लिखें dx अपॉन dt का मान कितना होगा, -5, ये आपको लिखना पड़ेगा। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 32 माइनस का 30, तो आपका 2 आएगा, 2 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट है, तो आप मिनट लिखिए, मिनट। आंसर आप अंत में क्या लिखेंगे, आंसर आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। अगर पॉजिटिव निशान है तो बढ़ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहा। कंटिन्यूटी देखनी है, क्या होगा,
x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर चेक करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान सी बात है। जब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है, तब चेकिंग अगर करेंगे तो निश्चित रूप से x इक्वल टू 0, इसका मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे आप? 0 के लिए आपका फलन कौन होगा? यही तो होगा। इसमें लिखा है कि x का मान या तो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। इसका मतलब क्या है? x का मान, पहला मतलब ये हुआ इसका, पहला मतलब ये हुआ कि x का मान 1 से छोटा है, पहला मतलब। दूसरा मतलब ये हुआ कि x का मान या तो 1 के बराबर है। दो बातें यहाँ पे सिद्ध हो रही हैं। x का मान 1 से छोटा है। अब 1 से छोटा है तो अगर नंबर सिस्टम पे आप बनाएंगे तो आप अच्छे से जानते हैं ये आपका 0 होता है। इधर आप संख्या लिखेंगे 1 2 3 प्लस की, और इधर आप लिखेंगे कौन सी? लेफ्ट वाली, -1 -2 -3 -4। अब वो कह रहा है कि x का मान 1 से छोटा है। अब 1 से जब छोटा है तो पता नहीं, हो सकता है वो 0 हो सकता है वो माइनस हो, यानी कि इधर वाली वैल्यूज को लिया जाएगा। यहां से 1 से लेके इधर की वैल्यूज, यानी कि नेगेटिव वाली वैल्यू, इसमें आपका 0 भी इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहां लिख रहा है कि 1 के इधर छोटा, x का मान छोटा है 1 से, या x का मान 1 के बराबर है। तो जब छोटा है तो छोटा तो आपका 0 भी होता है 1 से, होता है कि नहीं? इसका मतलब 0 के लिए जो आपको फंक्शन चुनना पड़ेगा वो आपका कौन होगा? f(x) बराबर x होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे क्या? तो f(x) बराबर जब 0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब फंक्शन आपका क्या होना चाहिए? ये लेना चाहिए आपको f(x) बराबर x। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इसका मान 1 का मान बड़ा है x से, और x का मान जब 1 से बड़ा है, x का मान 1 से यहाँ पे छोटा है। जब x का मान 1 से छोटा है और एक वैल्यू बड़ी है, इसका मतलब x बराबर 0 पर यही फंक्शन आपका होगा। जब आप इस फंक्शन को लेंगे तो क्या करेंगे? किस प्रकार से स्टार्टिंग होगी? x बराबर 0 पुटअप करिए तो f0 बराबर आपका क्या हो गया? 0। अब यहाँ लिखेंगे LHL लेने पर, क्या लेने पर? LHL लेने पर। जब आप LHL लेंगे तो होगा क्या? लिमिट लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 का लेफ्ट माइनस का चिन्ह लगाइए, और फंक्शन आपका कितना है? x है। इसके बाद में आपको बताया गया था s टेंस टू 0 लिखिए। अब इस x के स्थान पर क्या, इस x के स्थान पर क्या लिखेंगे? वो जरूरी है 0। 0 हमने लिख लिया जहां चेकिंग कर रहे हैं। अगर लेफ्ट है तो -h करिए, राइट है तो +h कर दीजिए। दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। h का वैल्यू यहाँ पे पुटअप करिए तो ये 0 -0 बनेगा, इसका मतलब ये भी 0 आ गया। अब इसके बाद में RHL लेंगे, क्या लेंगे? RHL लेने पर, जब आप RHL लेंगे तो इसका मतलब ये होगा लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस, x अप्रोचेस 0 प्लस, तो आपका क्या होगा? तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा लिमिट s टेंस टू 0। यहाँ बहुत ज़रूरी बात है, क्या लिखेंगे? ये आपका 0 है, जो भी लिमिट है 0 प्लस h कर दीजिए, और h के जगह पे 0 रख दीजिए। आपका मान कितना होगा? 0 होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 का जो कंटिन्यूटी आपको देखना था x बराबर 0 पर, तो आप समझ गए LHL RHL आपकी सभी बराबर है तो लिखेंगे। अतः x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत है, दिया गया फलन संतत है, लिख देंगे आप। अब x बराबर 1 पर देख लेते हैं। x बराबर 1 पर, जब x बराबर 1 पर, x बराबर 1 के लिए फंक्शन क्या होगा? तो यही तो होगा x बराबर 1, इस प्रकार से। x बराबर 1 के लिए अगर आप बात करेंगे तो ये फंक्शन होगा। जब लेफ्ट की बात कर रहे हैं, जब आप किसकी बात कर रहे हैं? LHL लेंगे तो LHL के केस में ये आपका फंक्शन होगा। RHL के केस में क्या होगा? x का मान 1 से बड़ा है। जब x का मान 1 से बड़ा आप लेंगे, x का मान 1 से बड़ा लेंगे, तब इसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 5 आएगी। जब इसकी वैल्यू 5 आएगी और इसकी वैल्यू 1 आएगी, जब आप LHL लेंगे तो ये x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूटी प्रदर्शित करेगा। कैसे? देख लीजिए। x बराबर 1 पर जब LHL लेंगे, LHL लेने पर, LHL जब लेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस क्या? 1, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, और आपका जो फंक्शन होगा वो आपका कितना है? x होगा। फंक्शन कौन होगा इसके लिए? x ही होगा जब LHL की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे? तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x के स्थान पर h अप्रोचेस 0, इधर क्या लिखिएगा? 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस क्या? h।
अब 1 माइनस एच आप करेंगे, एच के स्थान पे वैल्यू रखेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस 0 मतलब 1 आ गया। ये तो वैल्यू आई आपकी LHL की। जब RHL निकालेंगे तो RHL आपका क्या होगा, बड़ा है। बड़ा के केस में आप अच्छे से जानते हैं वैल्यू आपकी कितनी है, 5 है। अब जब 5 है तो 5 में आप लिमिट कहाँ से रखवा पाएंगे, तो x अप्रोचेस जब आप 1 प्लस करेंगे तो इसका मतलब यहाँ आपका मान कितना होगा, 5 होगा। x का मान बड़ा है इसलिए ये इस फंक्शन को आपको चुनना पड़ेगा, सिंपल है। तो ये आपका कितना आएगा आंसर इसका, 5 आएगा। तो एक कभी 5 के इक्वल होगा क्या, यहाँ लिखेंगे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। अतः x बराबर 1 पर फलन असंतत है। इस प्रकार से आप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 6वें को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो हमारी 6वीं है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 23वां आप करने जा रहे हैं। 23वां में लिखा है y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x है। यहाँ आपको ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने में आप देख रहे हैं कि d स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले अगर e की पावर कुछ है, पावर में अगर e के कुछ है तो इसका मतलब इसका log नहीं लेना पड़ता है। आप लोग जानते हैं e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x होता है। तो देखिए किस प्रकार से अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे y इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x लिख लिया। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब अवकलन आपका क्या होगा, तो y का अवकलन होगा dy अपॉन डी एक्स, ई की पावर x का e की पावर x लिख लिया हमने। ये इस पूरे को आप x समझें, इसे आप क्या समझें, x समझें। जैसे हम लोग करते हैं अवकलन d अपॉन डी एक्स, ई की पावर x का क्या, e की पावर x। इस x का जब अवकलन करवाते हो तो आपका आंसर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ x के स्थान पे आपका है कितना, a cos इनवर्स x है। अब a cos इनवर्स x है तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप लोग a को बाहर निकालना है, एक संख्यात्मक वैल्यू इसलिए बाहर निकालिए। d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स यहाँ पे कर जाइए, हमने कर दिया cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है आप जानते हैं, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर ये होता है। चलिए कर देते हैं इसका भी अवकलन। तो आगे हमारी बात आएगी dy अपॉन डी एक्स बराबर a, बाहर निकालिए a e की पावर a cos इनवर्स x हमने लिख दिया। cos इनवर्स x का क्या होगा, इसका क्या अवकलन होगा, अभी बताया था, माइनस का निशान आपको बाहर रखना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। अब क्या हो सकता है, तो हमने कहा कि यहाँ एक डेरिवेटिव अभी तक आपने लिया है, दूसरा डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा क्योंकि हमें सिद्ध करना है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक काम और कर लीजिए, अंश बटे हर लगाओ या तो यहाँ, अथवा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है इसका पक्षांतर कर दीजिए, फिर फर्स्ट फलन और सेकंड फलन हम लोग अप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिख देते हैं बराबर माइनस ए की पावर a cos इनवर्स x। आपको लिखना पड़ेगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब होगा क्या, तो बहुत आसान है। पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब दूसरे का क्या करना पड़ेगा, दूसरे का अवकलन प्लस लगा के, तो प्लस दूसरे का अवकलन हमने लिख लिया, दूसरे का अवकलन डी वाई अपॉन डी एक्स हमने लिख लिया। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ इसका आपने अवकलन करवा दिया, इसके बाद में आप करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसके बाद में पहले का अवकलन होगा डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इधर क्या होगा माइनस के, फिर से वही बात आपको लिखनी पड़ेगी, ई आपको लिखनी पड़ेगी क्या, ई लिखनी पड़ेगी, ई की पावर लिखनी पड़ेगी, ई की पावर a cos इनवर्स x, यहाँ हमने लिख दिया cos इनवर्स x लिख दिया, फिर से d अपॉन डी एक्स आपको करना पड़ेगा cos इनवर्स x का इंटू a कर लीजिए। ये कहाँ से आया, a, तो a ये वाला जो ऊपर आपका लिखा है। अब क्या करेंगे, अब क्या हो सकता है, तो आप इसको देखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बाद में आपका लिखा है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसके बाद में यहाँ पे एक डी वाई अपॉन डी एक्स है और दूसरा आपका y है। तो y का मतलब ये मान आपको रखना पड़ेगा। हमें सिद्ध की चीज़ों को देखना है और सिद्ध की चीज़ों को देखोगे तो बड़े आसानी के साथ आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे और कौन कौन सी बातें होने वाली हैं। तो एक काम तो आप समझ गए, सबसे पहले आपको अवकलन करके इसका दिखाना पड़ेगा, अवकलन इसका लिखना पड़ेगा। चलिए हम लिख लेते हैं। तो इसका अवकलन
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका अवकलन क्या, बेहद आसान है, 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x। कैसे, अंडर रूट में जो चीज़ होती है, अंडर रूट एक्स का जब आप करते हो तो क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, इस x का दोबारा करते हो तो क्या होता है 1। यहाँ आपको करना पड़ेगा 1/2 अंडर रूट के अंदर जो भी बात लिखी है उसको यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x होगा। इसके बाद में अगली जो हमारी लाइन है वो कुछ ऐसी है, ये वाले माइनस, ये लगा है माइनस चिन्ह, माइनस का e की पावर a कॉस इनवर्स x, d अपॉन डी एक्स। कॉस इनवर्स x का क्या होगा, कॉस इनवर्स x का कुछ और नहीं वही होगा जो हमने अभी किया था, 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन याद रखना माइनस होता है तो माइनस और माइनस क्या हो गया आपका प्लस, ये a इधर लिखा था इसके बाहर तो इसका a का a से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा। इतनी बात हमने कर ली और समझ ली। अब जो चीजें कट रही हैं उनको कैंसिल आउट करिए, ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि माइनस का x लिखा है और इसके साथ साथ में dy अपॉन डी एक्स है। हमने कहा कि माइनस का x तो बन गया, dy अपॉन डी एक्स भी बन गया। अब जरूरत इस बात की कि इसको हम कैसे हटाएं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे हटाएं, तो देख लीजिए कैसे हटाएंगे। पहले तो आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाली व्यवस्था हमारी बन जाएगी बड़ी आसानी के साथ में। अब अगली लाइन जो हमारी होने वाली है वो यही होने वाली है कि आप इसका लासा लेंगे। लासा जब आप लेंगे तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो कुछ ऐसी रहने वाली हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद में आपका रहेगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। हमें तो इसको देखना है, ये बना लिया हमने, बना लिया, हो गया। इसके बाद में माइनस का निशान लगाइए और x लिख जाइए। इसके साथ साथ में आपका ये लिखा है डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है। आपने लासा क्या लिया है, तो आपने लासा लिया था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो लासा लिया था, हमने लिख दिया। ये लासा लिया था, लासा तो नीचे जाएगा, परेशानी कोई बात होनी नहीं चाहिए। इसके बाद में इधर लिखा है ए स्क्वायर, अरे क्या लिखा है ए स्क्वायर, ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, बाई लिख सकते हैं। बाई आप लिख दीजिए, क्यों लिख दीजिए, कारण है आपको सिद्ध करना है। ए स्क्वायर आपको जैसे का तैसा रखना है, यहाँ बाई आपको लाना है, तो बाई अगर लाना है तो ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स को आपको हटाना ही पड़ेगा। आप हटाइए, आपने हटा दिया। इसके बाद में यहाँ लिखा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़े अच्छे से आप जानते हैं कि यहाँ नीचे से ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर से ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो आपकी आखिरी लाइन है जो हमारी रिक्वायर्ड आंसर होनी चाहिए वो यही हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो ये होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके बाद में ये प्लस है ना, इधर आपको पक्षांतर करना पड़ेगा, इसी के जैसा बनाना पड़ेगा, माइनस के स्क्वायर बाई इक्वल टू क्या, शून्य। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब पूरी तरीके से अब इसको खोला जा रहा है, तो रेसिपी इस प्रकार से तैयार हुई है। अब इसमें पनीर को डाला जाएगा। हम कहेंगे कि दिखा दिया जाए तो इस प्रकार से तरी को तैयार कर लिया गया है। इसमें लहसुन भी है, प्याज भी है, पूरी तरीके से सभी व्यवस्थाएं तैयार हैं। अब पनीर को भी लिए खड़े हैं श्यामू। और श्यामू के बारे में बात कर लें तो श्यामू अब आर्मी में, अगर हम बात करें तो इनका यहीं से इनको शुभकामनाएं देंगे कि अगले माह में इनका पेपर है रिलेशन वाला, यहीं से शुभकामनाएं देंगे श्यामू को कि उनका बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो। हम सब दुआ करते हैं उनका सिलेक्शन हो। अगले महीने पेपर इनका है। अगर हम बात करें फरवरी में, पापा भी फ़ौज में हैं, भाई भी इनके फ़ौज में हैं। श्यामू तोमर की अगर बात करें तो फिर इनका भी पर्चा है और यहीं से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्यामू डालेंगे इसमें पनीर को और आहिस्ते से पनीर अब इसमें डाला जा रहा है। और पॉज करो, चलाओ आप। तो इसमें अब पनीर को डाल दिया गया है। बढ़िया सा लजीज व्यंजन तैयार किया जा रहा है। मैं समझ सकता हूँ आपका भी इच्छा हो रहा होगा, लेकिन ठीक है, अगली बार ट्राई करना। और पानी है ही, पानी इसमें हल्का सा डाला जाएगा और
बिल्कुल पनीर हमारी थोड़ी देर के बाद तैयार हो जाएगी और उसके बाद व्यवस्था की जाएगी खाने पीने की, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। 13.4 का एक्सरसाइज 13.4 है। क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है एक कक्षा में 15 छात्र हैं जिनकी आयु आपको दे रखी है। अब इसमें पूछा गया एक छात्र को इस प्रकार चुना गया कि प्रत्येक छात्र के चुने जाने की संभावना समान है और चुने गए छात्र की आयु को x से लिखा जाता है। यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। इसके बाद में x का मान, प्रसरण, मानक विचलन, यानी कि आपको काफी सारे मान निकालने हैं। हल कैसे करेंगे? बहुत आसान है, कोई कठिन थोड़ी है। लिखेंगे सबसे पहले एक कक्षा में कुल छात्र आपके कितने हैं? 15 है। 15 आपके छात्र हैं। अब 15 छात्रों के बाद में जो छात्रों का ऑर्डर है 14, 15, 16, ये ऑर्डर जो है उनकी आयु का, एज का जो ऑर्डर है, या तो आप आरोही क्रम में लिख लें या फिर अवरोही क्रम में। क्यों लिख लें? इसलिए लिख लें क्योंकि जब आप px का मान लिखेंगे तो आपको आसानी रहेगी छांटने में, आखिरकार p का मान क्या, x का मान क्या। तो ऐसा आप करिए, आरोही क्रम में छात्रों की आयु को लिखेंगे, छात्रों की आयु को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर अब क्या रहेगी आपकी आयु? सबसे पहले आप 14 लिखेंगे। 14 है आपका, कितने बार है? 1 और 2 बार। फिर 15 लिखिए। 15 के बाद में आपका फिर से और है कहीं 15? नहीं है। क्या 16 है? 16 की बात करें, हाँ है, 1 बार है 16। 16 के बाद में अगर 17 की बात करें, 17 कितनी बार है? 1 बार 17 और एक और 16 है आपके, 2 बार 16 है, 1 16 1 16। 17 की बात करें तो 1 17 और इसके बाद में 2 17, 1 17 2 17, एक और 3 17 है। देख लीजिए 17 3 बार है। 18 की बात करें तो 18 आपका कहाँ 1 है और 1 के बाद में फिर है ही नहीं। 19 की अगर बात करें तो आपका यहाँ से 19, फिर इस लाइन में एक और 19, यानी कि 2 बार 19 है। 19 के बाद में आप 20 की बात कर लीजिए। 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यानी कि 1 2 3। 20 के बाद में 21 की बात कर लें, ये आपका रहा पूरा 2 3 4 5 6 8 10 12 14 और एक 15। 15 के 15 छात्र अब लिख गए। अब आपको करना क्या है? तो सबसे पहले आप लिखेंगे px14। 14 से स्टार्टिंग करेंगे, जैसे आप निकालते थे पिछले प्रश्नों में px बराबर क्या होगा वैसे यहाँ निकाल लेंगे। x बराबर यहाँ पे कितना है? 14 है। कितने है मान इसके? 2 बटे आपका क्या होगा आंसर? 15। इसके बाद में आप क्या करेंगे? आप निकालेंगे x बराबर किस पर? 15 पर। x बराबर 15 क्या होगा? 1 बटे 15। इसके बाद में अगला कौन होगा? x बराबर 16। 16 का मतलब यहाँ होगा 2 बटे 15। अब x बराबर आपका क्या होगा? 17। 17 आपके कितने हैं? तो 2 है। इसलिए हमने कहा था आपसे कि आप आरोही क्रम में लिख लीजिए तो आसानी रहेगी। 17 के बाद में आप करेंगे आप 18, 18 के बाद में 19, एक एक करके देखेंगे। 17 हो गया। इसके बाद में 18 आपका ये रहा 1 बटे 15। इसके बाद में आपका 19 लिखा जाएगा। 19 कितना है? 2 बटे 15। 19 के बाद में आप लिखेंगे क्या? 20 लिखेंगे। x इक्वल टू 20। अब है क्या? 1 2 और 3, यहाँ लिखेंगे 3 बटे 15। अब इसके बाद में 20 के बाद में आपका 21 है, तो x बराबर 21। कितने बार है? 21, तो आपका 1 बार है, तो 1 बटे 15। अब करेंगे क्या आप? तो आपने सभी मानों को क्या कर लिया है? लिख लिया है। एक एक करके सभी मानों को आपने लिख लिया है। इसके बाद में प्रायिकता बंटन लिखेंगे। क्या करेंगे? अतः प्रायिकता बंटन क्या रहेगी? प्रायिकता बंटन आप अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं क्या रहेगा। कुछ ऐसे कॉलम बनाइए x और यहाँ पे आप px बनाइए। सबसे पहले क्रम जो होगा x का वो मान है वो कितना है? 14 है। तब px का मान आपका 2 बटे 15 है। x बराबर आपका 15 है, तो मान आपका 1 बटे 15 है। 15 के बाद में 16, तो आपका मान 2 बटे 15। 16 के बाद में अगर 17 की बात करें तो ये इसका मान 2 बटे 15। 17 के बाद में आपका 18 का वैल्यू आपका कितना है? 1 बटे 15।
19 की वैल्यू आपकी 2/15, 20 की वैल्यू 3/15, 21 की वैल्यू आपकी कितनी है 1/15। ये है आपकी वैल्यू बंटन की। अब आप क्या करेंगे, सिग्मा पी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप, सिग्मा पी एक्स निकालेंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे एक्स का माध्य, एक्स का माध्य निकालेंगे। क्या होगा आप जानते हैं अच्छे से, एक्स इंटू पी एक्स आप करिए तो आप अच्छे से जानते हैं यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 14 गुणे 2, 14 गुणे 2/15। तो आप अच्छे से जान पाए कि 15 आपका नीचे ही है, आपने ले लिया लासा। 14 गुणे 2 प्लस 15 गुणे 1 प्लस 16 गुणे 2 प्लस 17 गुणे 2, 18 गुणे 1, और ये लाइन आपकी आगे बढ़ती चली जाएगी 19 गुणे 2। फिर आपका होगा क्या, आ रही लाइन क्या, इसका हम लोग निकालेंगे माध्य। आप जानते हैं माध्य कैसे निकाला जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स आप करेंगे। क्या होगा, आसान ही है। सबसे पहले आप जान पाए कि यहाँ हर आपका समान है, जब समान है तो आप अपॉन में 15 कर लीजिए। स्टार्टिंग करेंगे आप 14 गुणे 2, अपॉन में आपका 15 है, लिखा रहने दीजिए। फिर होगा 15 गुणे 1, फिर होगा 16 गुणे 2, इसके बाद में 17 गुणे 2, 18 गुणे 1, मच्छी मर जाओ। ये स्टार्टिंग करें। अब आप निकालेंगे इसका माध्य। माध्य आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, सिग्मा एक्स इंटू लिखेंगे आप पी एक्स। सबसे पहले अपॉन में आपको पता है, अपॉन में आपका रहेगा कितना, 15 रहेगा। अपॉन में 15 सभी के नीचे है। लिखेंगे आप 14 गुणे 2, 15 गुणे 1 प्लस 16 गुणे 2। अब डायरेक्ट लिख दें हम, 16 गुणे 2 का मतलब 32 होता है, 17 दूनी 34 होता है, 18 गुणे 1 18 होता है, 19 दूना 38 होता है, फिर 20 या 60, ये 21 एकन 21 हो गया। अब कैलकुलेशन आप कर लीजिए। जैसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17.53। ये आपका आंसर आएगा। स्टार्ट, मर गए यार, जय करने पर यार, स्टार्ट करो यार। अब एक्स आपका कितना है, तो 14 गुणे 2 करिए, अपॉन में आप 15 लिखिए तो आपका होगा, अरे यार हद ही कर दे यार। माध्य आपका जो होगा वो होगा आपका कितना, माध्य आप निकालेंगे सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स से। 14 गुणे 2 करिए, अपॉन में 15 कर लीजिए, 14 28, फिर आपका हो गया 15, इसके बाद में 32, आपका 51, 18 38, गुणा कर रहे हैं हम 60, फिर बी 21। आप जब कैलकुलेशन करेंगे 17.53 आएगा, या फिर हम कह दें इसका आंसर 263/15 आएगा। ये हो गया आपका माध्य। अब आप प्रसरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रसरण। जब प्रसरण निकालेंगे तो आपको पता है एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा और पी एक्स करना पड़ेगा माइनस माध्य का स्क्वायर करना पड़ेगा। कैलकुलेशन आप कर लेंगे। सिग्मा एक्स, एक्स का मान क्या था, 14 था ना शुरुआत में, 14 का स्क्वायर गुणे 2, ये लिखना पड़ेगा, प्लस यहाँ आपका एक्स है कितना, तो 15 था, 15 का स्क्वायर गुणे आपको करना पड़ेगा 1। इसी प्रकार से आप कहाँ तक करेंगे, 21 तक। 21 गुणे 21 का स्क्वायर गुणे 1 बटे आपका कितना होने वाला है, तो बटे आपका 15 होने वाला है, माइनस 263/15 का स्क्वायर करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो माध्य है, माध्य का वैल्यू 263/15 है, इसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। आपको कैलकुलेशन पूरी लिखनी है, डॉट 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 करके हमने लिख दिया है, आप समझदार हैं। 14 फिर 15 16 17 18 19 20 और 21, इसका स्क्वायर करिए और जो आपका ऊपर रहा हो वैल्यू उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो आंसर होगा, हाँ इसका आंसर आपका होगा 4683/15 माइनस का 263/15 का होल ऑफ स्क्वायर। अब जब आप इसको भाग देंगे तो आपकी वैल्यू जो बनेगी, भेजने कहाँ खोए,
जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो मच्छी, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 312.2 और इसको आपको कैलकुलेट करेंगे 307.4, तो आप घटा लेंगे 4.8 आएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर है, प्रेशर की वैल्यू 4.8 आई। अब मानक विचलन निकालेंगे। मानक विचलन बराबर लिखेंगे अंडर रूट प्रेशर, अंडर रूट प्रेशर यानी कि 4.8 का आप निकाल लेंगे 2.19 आएगा। ये हमारा प्रॉपर आंसर रहा। आओ मच्छी मर जाए पे। हाँ लला स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर अंतिम स्टार्ट है। अरे बस क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड अभी तो हम मिस एक मिनट है, क्या मतलब है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 आपका 13.4 में अंतिम क्वेश्चन है। एक बैठक में 70% सदस्यों ने किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया, अप्रूवल दिया। 30% सदस्यों ने विरोध किया, अपोज किया, विरोध करने लगे। एक सदस्य को यादृच्छा चुना गया और यदि उस सदस्य ने प्रस्ताव का विरोध कर दिया तो x बराबर 0 लीजिए, जबकि यदि उसने प्रस्ताव का अनुमोदन किया, समर्थन किया, x बराबर 1 लिया गया। तो कह रहा है ex निकालिए और इसके बाद में var x ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रेशर आपको ज्ञात करना पड़ेगा। बहुत आसान सी बात है, सिंपल सी बात है। ये सब कंडीशन आपको जीवन में देखने को मिलती हैं। कभी कभी किसी मुद्दे के ऊपर मतभेद होते हैं और कोई इसका समर्थन करता है, वही है। अब सबसे पहले आप करेंगे x बराबर 0। x बराबर 0 जब है, जब x बराबर 0 आप लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया है। अब कितने % सदस्यों ने विरोध किया है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सदस्यों ने 30% सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने विरोध किया है। तो आप लिखेंगे x बराबर 0 पर आपका जो वैल्यू रहेगा, आपका जो वैल्यू रहेगा वो होगा आपका कितना, 30/100, 30/100 होगा। इसके बाद में जब x बराबर आपका कितना है 1, तो x बराबर 1 है तो उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया है, समर्थन किया है x बराबर 1 पर। तो P1 कितने % ऐसे लोग हैं समर्थन वाले, 70। आप लिखेंगे प्रायिकता बंटन, आपका क्या लिखेंगे, अतः प्रायिकता बंटन लिखेंगे। ये क्या होगा प्रायिकता बंटन, तो बेहद आसान है, आप कई बार इसको देख चुके हैं, कर चुके हैं। यहाँ x लिखिए, यहाँ px लिखिए। x का वैल्यू 1 0 1 1 है, यहाँ 30/100 कर लीजिए, इसको लिख लीजिए 70/100, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद में आप जो चाहिए आपको सिग्मा x की वैल्यू जो चाहिए वो आपकी निकल आएगी। 13.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12वां करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं यादृच्छा चुनी जाती हैं बिना प्रतिस्थापन के। यहाँ लिख रहा है मान लें x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, ये x का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको समष्टि लिखना पड़ेगा। आखिरकार क्या इसका समष्टि होगा। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से 2 संख्याएं यादृच्छा चुनी जाती हैं और उसमें से भी क्वालिटी यह है, कह रहा है कि x जो है, x जो आप लेंगे, जो टोटल आपकी कंडीशन होंगी, दोनों संख्याओं में से एक बड़ी है एक छोटी है। तो आप क्या करेंगे, 2 संख्याएं यादृच्छा चुने जाने पर समिष्ट आपका क्या हो जाएगा, एक बड़ी हो दूसरी छोटी हो, इसका मतलब 6 पंचे 30 होगा। अब x के संभावित मान आपको लिखने पड़ेंगे, क्या क्या हो सकते हैं x के संभावित मान। तो लिखेंगे x के संभावित मान क्या हो सकते हैं। एक को आप लेंगे क्या, नहीं, एक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक सबसे छोटा है। अब इससे छोटा और कौन होता है, पास एक अंदर कोई नहीं होता है।
इसका मतलब स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होगी? 2 से। आप लेंगे 2, इसके बाद 3, 3 के बाद में 4, फिर 5, इसके बाद में क्या? 6। आपको ये समझना पड़ेगा x की संभावना क्या क्या हो सकती है। तो हम कहेंगे अगर आपने कहा कि x का मान 1 होगा, जो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक संख्या बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होगी? तो 2 से होगी। 2 से छोटी कौन है? 1। 1 से छोटा कौन है? कोई नहीं पास के अंदर, इसलिए x बराबर 1 मत लीजिए। जब x बराबर 2 है, जब x बराबर 2 है, तो इसका मतलब एक संख्या बड़ी तथा एक छोटी है। इसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है? तो इसकी कंडीशन आपकी हो सकती है 2। कौन कौन सी आपकी कंडीशन हो सकती है? तो मान आपके हो सकते हैं 1,2, 1,2। पहला 1 हो, दूसरी कौन हो? 2। एक संख्या बड़ी होनी चाहिए, एक संख्या छोटी होनी चाहिए। इसके बाद में दूसरा कंडीशन ये हो सकता है 2,1। ये 2 कंडीशन हमारी आपकी हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? पहला आप संख्या लें वो 1 हो और दूसरी संख्या लें 2 हो। पहली संख्या 2 हो, दूसरी आपकी कितनी हो? 1। जब x बराबर 2 है तब की कंडीशन ये है। तो टोटल आपकी कितनी संभावनाएं बनी? 1 और 1 2, 2 संभावनाएं बनी। तो 2 बटे यहाँ पे लिखेंगे 30 टोटल नीचे। इसका आंसर क्या होगा? 1/15 होगा। अब इसके बाद में जब x बराबर 3 है, भाषा वही रहेगी। x बराबर 3 पर क्या क्या कंडीशन होंगी? एक आपका हो सकता है 1 कितना? 2। 1,2 लिखेंगे कि 1,3 लिखेंगे? यहाँ समझ लीजिए x बराबर 3 लिख रहे हो तो 1 कॉमा यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 कॉमा क्या लिखोगे? तो 1 कॉमा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ 3। एक संख्या तो 3 लेनी पड़ेगी। इसके बाद में क्या होगा? 1 के बाद में अगला नंबर किसका होगा? तो 2,3 का होगा। अगला नंबर किसका होगा? अब इसको रिवर्स करिए, 3,1 का होगा। अगला नंबर किसका होगा? 3,2 का होगा। तो टोटल आपकी कंडीशन कितनी बनी? 4। कितने में से? 30 में से। कैलकुलेशन आप करेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी? तो वैल्यू आपकी आएगी 2/15, यही आएगी। इसके बाद में x बराबर 4 के लिए मान निकालेंगे। इसके बाद में x बराबर 5 के लिए मान निकालेंगे। x बराबर 3 के लिए हम लोग देख ले, 3 के बाद में 4 के लिए देख लेते हैं। x बराबर 4 पर क्या कंडीशन रहने वाले हैं? तो आपकी कंडीशन बनेगी कौन कौन सा हो सकता है? 1,4, 1,4। ये छोटी है, ये बड़ी संख्या है। इसके बाद में इसी के उलट लिख दीजिए 4,1। इसके बाद में आपकी कंडीशन होगी 2,4। इसके बाद में क्या होगा? 4,2। फिर आप जानते हैं 3,4, फिर होगा 4,3। कंडीशंस आपकी कितनी आई? तो जोड़ लीजिए, कंडीशंस आपकी कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। 6 कंडीशन है। तो आप मान इसका लिखेंगे, क्या होगा इसका मान? इसका मान होगा 6/30, मतलब 1/15। अब x बराबर 4 के बाद में x बराबर 5 को देख लीजिए। x बराबर 5 पर क्या रहेगा आपका? 1 कितना? 5 रहेगा। तुम कन्हैया, यहाँ वैल्यू आपकी जो बनेगी 1/5। इसके बाद में x बराबर 5 पर कंडीशन आपकी रहेगी 1,5, फिर होगा आपका 5,1। अब 1 हो गया ना, 1 के बाद में 2,5, 5,2, फिर इसके बाद में 3, आपका क्या होगा? 3,5। कहाँ से हम लिख रहे हैं? एक आप छोटा लीजिए, दूसरी बड़ी लीजिए। 5 पर आप चेक करें, 5 तो हर जगह रहेगा। बस 1 2 1 2 बदलते जाइए क्रम को, और कुछ नहीं है इसमें। 3,5, फिर आपका होगा 5,3। इसके बाद में आप लिखेंगे 4,5 और फिर आपका होगा 5,4। 5,5 मत लिखिए, बराबरी के लिए वो नहीं कह रहा है। कंडीशन आपकी कितनी है? 2 4 6 और 8। तो आप लिखेंगे 8/30। मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ? 2 बटे आपका होगा कितना? 2/15। क्या सही काटा है? नहीं, 4/15 होगा। सही बात कह रहे, बर्फ वाले जो लगाए लेते हैं। हाँ स्टार्ट है, ठीक। वैल्यू आपकी होगी 2 बटे वैल्यू आपकी वैल्यू होगी 4/15 है। x बराबर 5 के बाद में x बराबर 6 को हम लोग ज्ञात करेंगे। x बराबर जो 6 है उसे लिखने का आपको तरीका पता होना चाहिए। क्या होगा? p यहाँ लिखेंगे आप 1,6।
इसके बाद में 6,1, 2,6, 6,2। अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार की सीरीज आपको बनानी है। 2 के बाद में 3, 3,6, 6,3। फिर क्या होगा, 4 की स्टार्टिंग करेंगे, 6,4, 5,6, 6,5। कितनी रही कंडीशन, 2, 4, 6, 8 और 10। तो आप लिखेंगे 10 बटे कितना आपका 30, वैल्यू आई आपकी 1/3। अब प्रायिकता बंटन लिखेंगे, अतः प्रायिकता बंटन, आपका प्रायिकता जो बंटन है वो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। कॉलम आप बना लीजिए, 2, 3, 4, 5 और इसके बाद में आपका कौन है, 6 है। एक एक करके इनकी वैल्यूज़ को हम लोग लिख देंगे। ये x का मान है, ये आपका px का मान है। 6 का मान आपका कितना है, तो 6 का मान आपका 1/3 है। तो आपका x बराबर 5 का जो वैल्यू है 1/15, x बराबर 4 के लिए आपका वैल्यू है 4/15, x बराबर 3 के लिए 1/15 और x बराबर 2 के लिए। अतः अब हमें मान जो लिखने हैं वो ex के लिखने हैं। क्या होगा, सबसे पहले आपको सिग्मा x इंटू पी एक्स आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके एक एक करके ex का जो वैल्यू होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, सिग्मा x इंटू पी एक्स। मल्टीप्लाई आपको करने हैं, 2 का गुणा 1/15 से प्लस 3 का गुणा 2/15 से प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1/5 से, फिर आप करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 4/15 से प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1/3 से। आप विद्वान तो हैं, बड़े आराम से कैलकुलेशन कर जाएंगे। कैलकुलेशन आपके सारे, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 14/3 आंसर आएगा। योग आपका x से व्यक्त किया गया है। x का प्रसारण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। प्रसारण भी बताइए, इसके साथ साथ में मानक विचलन भी बताना है। सबसे पहले दो जब पासे हैं, दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर समष्टि आपकी क्या होगी, तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से, 36 होगी, 36 होगी, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 गुणा 6 आप कर दीजिए, 36 होगा। इसके बाद में वो कह रहा है कि दोनों पासों की अगर हम बात कर लें तो ऐसी संख्या आपको ज्ञात करनी है कि प्राप्त संख्याओं के योग आपके कितना हो जाए। योग आपका कितना हो, योग आपका x से व्यक्त किया गया जो भी हो योग। अब इसके बाद में यहां पे देखेंगे दोनों संख्याओं का योग, संख्याओं का जो योग है वो आपका कितना हो सकता है। तो कौन कौन हो सकता है, अगर 1,1 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि योग आपका 2 होगा। 2 के बाद में ये भी हो सकता है 1,2 आ जाए, इसका मतलब 3 हो सकता है। 1,3 भी आ सकता है, 1,3 मतलब एक पर आपका एक पासे पर एक, दूसरे पासे पर भी एक आए। यहाँ एक पासे पर एक और दूसरे पासे पर आपका 2 आए, एक पासे पर एक पासे पर 3 आ जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं। x आपको क्या बतानी है, x ऐसा बताना है कि जो दोनों पासों का योग को व्यक्त करे। तो योग आपका क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, आपका योग 3 हो सकता है, आपका योग 4 हो सकता है, यानी कि 12 तक हो सकता है। कैसे हो सकता है सब देख लीजिए, 2, 3, 4, 5 आपका कैसे बनेगा, तो 1 कॉमा आप करेंगे 4, 5 हो गया। इसके बाद में 1,5 आप करेंगे तो आपका योग 6 हो सकता है। 1,6 करेंगे तो आपका योग 7 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ हो सकता है, यश हो सकता है, क्या हो सकता है, तो देख लीजिए 7 तक हो गया, 8 हो सकता है, बिल्कुल 4,4 होगा, 8 होगा, बिल्कुल होगा। इसके अलावा 6,2 हो सकता है, 8 होगा, और भी कंडीशन आएंगी, 2,6 होगा। ये सभी कंडीशन अभी हम आपको लिख के दिखाएंगे। अभी तो हमें ये पता लगाना है इसका योग क्या क्या हो सकता है। 9 हो सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। 5, 4, 4 और 5, 6 और 3, 3 और 6, बहुत सारी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि 9 इसका योग हो जाए। 10 हो सकता है, बिल्कुल 5 और 5 हो सकता है। 11 हो सकता है, 6 और 5 आ जाए, यहाँ लिखेंगे 6 और 5 आ जाए, या 5 और 6 आ जाए तब भी 11 होगा। क्या 12 होगा, यस 12 होगा। 12 कैसे होगा, 12 इस प्रकार से होगा, पहले पर 6 पासे पर आए, दूसरे पर भी 6 आए, इसलिए आपका 12 योग हो जाएगा। x की जो संभावना है वो हमें आपको बतानी थी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हो सकती हैं। अब सबसे पहले x के मान आपकी ये है,
ये x की संभावना है, इसे क्या लिखेंगे, x के संभावित मान, दोनों संख्याओं का योग, यहीं पे आप लिख देंगे x के संभावित मान। अब आप समझ गए होंगे कि कितनी बड़ी कैलकुलेशन अब हमारी होने वाली है। संभावित मान x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 4 पर, कहां तक, 12 तक आपको निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या होगा, कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो आप लिखेंगे p 1,1, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/36। एक ही तो बना, 36 कंडीशन में से एक ही ऐसी कंडीशन बनी है। इसके बाद में लिखेंगे x बराबर 3 पर, x बराबर 3 के लिए आपकी कंडीशन क्या क्या रहेंगी, तो 1,2 हो सकता है, पहले पासे पर 1 और दूसरे पर आपका 2 आ जाए तो आपका योग दोनों का मिलकर 3 हो जाएगा, यही हमें चाहिए। इसके अलावा 2,1 हो सकता है, पहले पर 2 आ जाए और दूसरे पर आपका 1 आ जाए, तब भी आपकी कंडीशन ये बनेगी कि ये 3 हो जाए। टोटल कितने हैं, तो टोटल आपके बने 2, कितने में से, 36 में से, आपका आंसर कितना होगा, 1/18 होगा। अब x बराबर हम लोग चलेंगे कहाँ, x बराबर चलेंगे 4 के ऊपर। अब हम लोग x बराबर 3 पर लिख लेते हैं, x बराबर 3 पर आपकी कंडीशन हो गई है, 2 और 3 की निकाल चुके हैं, 4 पर देखते हैं। x बराबर 4 पर क्या होगा, कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, बड़ी आसान बात है। ये हो सकता है कि नहीं 1,3 आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। 3,1 आ जाए, ये भी हो सकता है। पहले पर 2 दूसरे पर 2 आ जाए, ये भी कंडीशन हो सकती है। यानी कि टोटल आपकी संभावना 1, 2 और कितनी बनी, 3। योग आपको 4 देखना है, योग दोनों पासों का 4 देखना है, तो यही आपकी कंडीशन रहेंगी 36 में से। 3 बटे आप लिखेंगे 36, आप इसको काटेंगे तो 1/12 आएगा, 1/12। x बराबर 5 पर, अब 5 पे आपकी कंडीशन क्या रहने वाली है, 1 को तो मत भूलिए, 1 तो आपका साथ ही रहेगा अभी। 1 कॉमा यहाँ पे हो सकता है 4, अगला हो सकता है 4,1, आपका हो सकता है 2,3, एक हो सकता है 3,2, ये कंडीशन आपकी रहने वाली है। एक आपका 1,4, 4,1, 2,3, 3,2। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, और कोई कंडीशन आपकी हो नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ P5 का जो वैल्यू होगा वो 4/36 होगा, यानी कि 1 बटे कितना, 1/9 हो गया। अब x बराबर 6 पर हम लोग देख लेते हैं इसके क्या क्या मान हो सकते हैं, तो 1,5, 1,5, इसके बाद में 5,1, अब 1 के बाद में नंबर किसका है, 2 का, 2 कॉमा और कितना लिख सकते हैं, 2 कॉमा आप यहाँ से कम कर दीजिए, 2,4, अगला इसका रिवर्स कर दीजिए, 4,2, 4 और 2 6। लिखने का पैटर्न होता है 1 4 5, फिर इसका विपरीत, फिर इसके बाद में 1 के बाद में 2 आएगा, 4 में से 1 कम कर दीजिए, हो गया। इसके बाद में 3,2, और कोई कंडीशन यहाँ बनी नहीं थी। 6 की अगर बात करें तो 1 को उठाइए, 1,5, फिर 5,1, और फिर क्या करेंगे, 1 के बाद में आपका 2 है, 2,4, 4 और 2 मिलके 6, यहाँ 5 था, यहाँ आपने कम कर दिया, अगर इधर बढ़ाओगे इधर कम करना पड़ेगा, सिंपल है। इसके बाद में 2 हो गया, 2 के बाद में आप लिखेंगे 3, 3,3, 3,3 के अलावा और कुछ हो सकता है, आप कहेंगे नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता बंद कर दीजिए। कंडीशन आपकी 2, 4 और 1 कितनी है, 5। आंसर आपका हो गया 5/36, x बराबर 6 पर। अब x बराबर 7 पर देख लेते हैं, तो x बराबर 7 क्या रहेगा, स्टार्टिंग आपकी अगर 1 से हुई तो आपका योग कभी भी 7 होगा क्या, बिल्कुल होगा। किस प्रकार से होगा, तो 1,6 आ जाए, हो जाएगा 6,1। अगला पॉइंट क्या होगा, 1 आपने यहाँ लिखा, अब लिखिए 2, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2, 1 के बाद में नंबर 2 का होगा, यहाँ कम कर दीजिए 6 में से 1, तो 5 लिखा जाएगा। अगला कौन होगा, 5,2। अब 1,2, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 2 के बाद में आपका क्या रहेगा, 3 रहेगा, आप लिखेंगे 3,4, फिर आपका होगा 4,3, 4 और 3 कितना हो गया, 7। अब आप कहेंगे क्या 4,4 हो सकता है, नहीं, कैसे हो सकता है, ये तो 8 बन जाएगा। आपको 7 योग चाहिए, 2, 4, 6, 6/36, 6/36 का मतलब 1/6, ये रहने वाला है। अब x बराबर 7 के बाद में x बराबर 8 की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। x बराबर 8 पर, x बराबर 8 पर आपका क्या क्या मान होंगे उनको देख लेते हैं तेजी के साथ में।
पॉज करियो 1 मिनट। x बराबर 8 पर क्या वैल्यूज रहेंगी? आप अगर 1 को लेंगे 1,7, अरे आप कहेंगे 7 कहाँ होता है, इसका मतलब अब यहाँ पे आपको 1 नहीं लिखना है, 1 नहीं लिखना है, तो अब 1 के बाद में नंबर किसका आएगा? 2 का। तो आपकी कंडीशन होगी 2,6, 2,6, इसके बाद में 6,2, 6 और 2 8। अब 2 के बाद में अगली संख्या कौन होगी? 2 के बाद में अगली संख्या होगी हमारी कौन? 3। ये आप समझ रहे हैं, ये तो आपका रिवर्स है, एक दूसरे का विपरीत है। इसके बाद में इसको देखिए, यहाँ 3 आप लिखेंगे, 6 में से 1 कम करिए तो 5 होगा। अगला इसका रिवर्स होगा, 5,3 लिखेंगे। अब कौन होगा? 3 के बाद में नंबर किसका होगा? 4,4 का होगा। अब और कुछ हो सकता है क्या? आप कहेंगे और कुछ हो सकता है क्या? जवाब होगा नहीं हो सकता कुछ भी। इसका मतलब कंडीशन आपकी कितनी आई? 3 और 2 5। आपका आंसर होगा 5/36। x बराबर 8 का x बराबर 9 पर देखते हैं, x बराबर 9। एक बात तो तय है कि यहाँ 2 अगर आपने लिख दिया तो आपका योग कभी भी 9 नहीं होगा। स्टार्टिंग आपको करनी पड़ेगी 3, 3 कॉमा कितना? 6, 6 और 3 9। अगला होगा 6,3। 3 के बाद में नंबर किसका होगा? 4 का। 3 के बाद में नंबर किसका होगा? 4 का। 6 में से 1 कम करिए तो 5 बचेगा, 4,5। अगला रिवर्स इसका कर दीजिए, पलट दीजिए अंकों को, 5,4। अब क्या हो सकता है? 4 के बाद में अगली संख्या 5 होगी, अब कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब 1 2 3 और 4, 4/36 इसका आंसर रहेगा, मतलब 1/9। इसके बाद में x बराबर 10 पर चेक करेंगे, 12 तक आपको चलना है। x बराबर 10 पर आपका क्या रहेगा? स्टार्टिंग आप करेंगे 4,6 से, 2 3 4, क्रम है वही क्रम है। इसके बाद में 6,4 अगला लिखिए। और आप क्या लिख सकते हैं इसमें? और कुछ लिख सकते हैं? यस लिख सकते हैं, 5,5, 4 के बाद में नंबर 5,5। और क्या हो सकता है? तो जवाब होगा कुछ नहीं हो सकता, 3/36 होगा इसका। इसके बाद में x बराबर 11 पर, x बराबर 11 पर आपका क्या होगा? तो 5,6 से स्टार्टिंग, अगला होगा 6,5। और कुछ हो सकता है? तो जवाब होगा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मतलब 2/36 रहने वाला है। अगला होगा आपका x बराबर 12 पर, x बराबर 12 पर मान क्या होगा? बोलिए 6,6 होगा। इसका मतलब हुआ 1,1/36। ये आपके मान रहे px के। देख के वर्ड को हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिख रहा है कि px इज ग्रेटर देन 6। इसमें केवल एक वैल्यू आपकी होगी, कौन होगी? 7k² + k होगी, और तो कुछ है नहीं। यहाँ कह रहा है कि x का मान जो है वो 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा है तो ऐसा कौन वैल्यू आपका बचा? सिर्फ और सिर्फ 7 बचा। तो आपका आंसर होगा 7k² + k। तो 7k का मान आपका है कितना? 1/10। ये 1/100 हो जाएगा, यहाँ 1/10। आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका क्या होगा? तो आंसर आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 7 और यहाँ 100। आपका आंसर होगा 17/100। इसके बाद में 4th नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 4th नंबर आपका लिख रहा है, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि x का जो वैल्यू है, x का जो मान है 0 से बड़ा लीजिए। 0 से बड़ा लीजिए मतलब कौन कौन हो सकते हैं? सभी हो सकते हैं, लेकिन एक और यहाँ रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ 3 से बड़ा मत लीजिए। x का मान जो आप ले रहे हैं वो 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब चौथे के लिए जब आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर कुछ ऐसा रहेगा, 0 से बड़ा और 3 से छोटा। तो आपके 2 वैल्यूज होंगे, एक आपका P1, यहाँ लिख देते हैं आपका P1 होगा, और इसके साथ साथ में आपका P2 होगा। P1 का मान K और P2 का मान आपका क्या है? 2K है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका 3K होगा, और K का मान आप जानते हैं 1/10 है। वैल्यू आपकी आएगी 3/10। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर थे। छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। इसके बाद में लिखा है पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हैं कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया, ए ग्रेड से पास हुए। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छा चुना गया और यह पाया गया कि उसे ए ग्रेड मिला है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? छात्रावास में जो छात्र रह रहे हैं उसकी घटना मानिए। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा छात्रावास में
रहने वाले छात्रों को घटना ई से, घटना किससे, ई से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करेंगे तथा ये आपकी घटना रही जिसे जो ऐसे छात्र हैं छात्रावास में रहने वाले हैं, उन्होंने क्या किया है कि छात्रों की घटना जो है ई से व्यक्त करेंगे छात्रावास में रहने वाले को। इसके बाद में दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ए ग्रेड पाने वाले को E1 से तथा छात्रावास में न रहने वाले, तो यहाँ लिखना पड़ेगा सबसे पहले माना घटना ई ए ग्रेड प्राप्त करने वाले, ए ग्रेड प्राप्त करने वालों को तथा घटना E1 छात्रावास में रहने वाले, और E2 क्या होगी, घटना E2 जो होगी वो छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों को व्यक्त करेगी। घटना E1 छात्रावास में रहने वाले, छात्रावास मतलब हॉस्टल की बात कर रहे हैं। घटना जो E1 है छात्रावास में रहने वाले तथा घटना E2 छात्रावास में ना रहने वालों को व्यक्त करती है, ना रहने वालों को व्यक्त करती है। अब करेंगे क्या, तो यहाँ पे देखेंगे संभावनाएं क्या है। तो P1 क्या होगा, तो P1 छात्रावास में रहने वाले कितने परसेंट है, 60%। 60% का मतलब क्या हुआ, 60% का मतलब होता है अपॉन 100। 1 0 कैंसिल, 2 से आप काटेंगे क्या होगा, 2 3 6 2 5 10। ये आपका P1 आ गया। पॉसिबिलिटीज जो है, जो संभावनाएं हो सकती हैं वो कितनी रही, 3/5 हैं। अब इसके बाद में यहाँ निकालेंगे PE2। अब PE2 आपका क्या है, छात्रावास में नहीं रहने वालों को दर्शाता है। इसका मतलब आपके कितने हैं, 40% हैं। तो 40 बटे आप क्या करेंगे, 100 करेंगे। जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2/5। अब आपको दो और संभावनाएं निकालनी है, PA/E1 और PA/E2, और फिर हम लोग लगाएंगे बेच प्रमेय। स्टार्ट। अब यहाँ आपको निकालना पड़ेगा PA/E1। ये आपका कितना है, तो ए ग्रेड प्राप्त करने वाला, E1 का मतलब क्या है, वो छात्रावास में रहता है। लिखा है छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड प्राप्त किया है। बात हमें बतानी है ए ग्रेड की, और ऐसी हमें बात बतानी है ए ग्रेड की जो ऐसा छात्र हो जो छात्रावास में भी रहता हो और उसने ए ग्रेड प्राप्त किया हो। तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, तो A/, जो E1 होगा वो आपका कितना होगा, 30/100। 30/100 का मतलब 3/10। इसके साथ साथ में हम लोग बातचीत करेंगे किसकी, PA/E2 की। ये कितना रहने वाला है, तो ये छात्रावास में ऐसे छात्र हैं जो छात्रावास में नहीं रहते हैं और जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया है। तो A/E2 आपका कितना है, तो ये 20 है, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। अब आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा ए ग्रेड और छात्रावास में रहने वाले व्यक्ति की प्रायिकता क्या रहने वाली है, तो आपको वेज प्रमेय यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो हम अब पूरी बात लिख देते हैं। छात्रावास में रहने वाले और ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र की प्रायिकता क्या रहेगी, तो आप यहां लिखेंगे बेज प्रमेय से। आप जानते हैं बेज प्रमेय कहाँ अप्लाई की जाती है अच्छे से,
तो बेस प्रमेय अब आपको लगानी यहाँ पे है, तो लिखेंगे पी। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, पहली छात्रावास से चुनने की आप बात कर रहे हैं, छात्रावास से चुनने की आप बात कर रहे हैं, और ऐसे छात्र को चुना जाना है जो छात्रावास में हिस्सा रहा हो। तो हिस्सा रहा हो तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी आपकी कौन सी होगी, इवन वाली घटना होगी। इसके बाद में इनटू लगाइए पी ए बाई इवन, ये आप जानते हैं लिखना पड़ता है। इसके बाद में जो आपने अंश में लिखी हैं बातें, इसको लिख लीजिए इंटू पी ए बाई इवन, प्लस का निशान लगाइए। प्लस के निशान के बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा, जहां इवन है वहां E2 करते चलिए, बात हो जाएगी समाप्त। पी E2 इंटू पी ए बाई E2, ये हमारी कंडीशन रही। अगर वो ये क्वेश्चन पूछता आपसे छात्रावास में न रहने वाला, तो आप यहाँ पे E2 लिखते, और इसके साथ साथ में ऊपर जो अंश में लिखा जाता हर जगह E2 वाली कंडीशन लिखी जाती। अगर वो आपसे पूछ रहा है छात्रावास में रहने वाले, और छात्रावास में रहने वालों को आपने इवन घटना से लिखा है, इसलिए आपको यहाँ पे इवन लिखना ही पड़ेगा। जब दो चीज़ें दी जाती हैं, उनमें से फिर दो कंडीशन आपकी और दे दी जाती हैं, तो ऐसी जगह पे हम लोग बेस प्रमेय का उपयोग कर देते हैं। जैसे आपके पास में कंडीशन क्या थी पहले, तो आपके पास में कंडीशन ये थी कि महाविद्यालय के छात्रों में से दो प्रकार की कैटेगरी यहाँ पे हैं। अब दो प्रकार में से भी प्रकार उसने निकाला है, क्या निकाला है कि 30% और 20% ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया है। जब ए ग्रेड प्राप्त किया, इनमें से एक को किसी को हमें चुनना है, तो ऐसे सवालों में हम लोग बेस प्रमेय का उपयोग करेंगे। अब होगा क्या, मान रखने पड़ेंगे। जैसे ही आप वैल्यूज को रख देंगे, उस वैल्यूज को रखने के बाद में आपका आंसर यहाँ निकल आएगा। तो आप वैल्यूज को रखिए। सबसे पहले इवन का क्या मान है, इवन की अगर बात करें तो इवन आपने क्या 60/100 माना था। अब 60/100 का मतलब क्या हो गया, आपने काटा था तो आपकी वैल्यू कितनी आई थी, 3/5 आई थी। तो पी इवन का मतलब 3/5 मल्टीप्लाई ए बाई इवन क्या है, तो 30/100, 30/100 का मतलब 3/10। जैसी ऊपर वैल्यू लिखी है इतनी तो आप वैसी की वैसी लिख दीजिए, 3/10। प्लस के बाद में P2, ये ऐसे छात्र हैं जो छात्रावास में नहीं रहते हैं, 40/100, 40/100 का मतलब 2/5, तो 2 यहाँ पे हमने 5 कर लिया। और मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा ऐसे छात्र जो छात्रावास में नहीं रहते थे, लेकिन उनकी ए ग्रेड यहाँ प्राप्त हुई है, तो वो कितने हैं, तो 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5, हमने लिख लिया। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं किस प्रकार की रहने वाली है। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया 9/50। इसके बाद में यहाँ देख लीजिए 9/50, ये हुआ आपका 2/25। लासा ले लीजिए तो 9/50, यहाँ आपका एलसीएम कितना रहा, तो 50 रहा। ये एलसीएम इसका कितना रहा, 50। यहाँ 9 है, और इसके साथ साथ में यहाँ पे कितना है, 4 है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू आएगी 9/13 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है, मतलब तुक्का लगाता है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, और अनुमान लगाने की प्रायिकता आपकी कितनी दे रखी है, 1/4 है। मान लें कि, अरे तुम लोग बिल्कुल उल्लू। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। अनुमान मतलब तुक्का लगाता है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। इसके बाद में फिर से वो कहता है, मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर, छात्र के प्रश्न का उत्तर लगाए और उसका अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता जो आपकी दे रखी है वो 1/4 है। अब उसने प्रश्न क्या किया है, वो कहता है कि तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है और यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो सबसे पहले आपको घटना लिखनी पड़ेगी। हम किसको क्या माने, तो आपको सबसे पहले क्या लिखनी पड़ेगी, घटनाएं। तो पहले तो आप लिखेंगे घटना ई सही उत्तर के लिए।
इसके बाद E1 क्या है, तो E1 आप लिखेंगे उत्तर जानने की प्रायिकता, और E2 आपको लगानी पड़ेगी किसके लिए, तो E2 आपकी होगी अनुमान लगाने की प्रायिकता। यानी कि दो कंडीशन आपको लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हल में, क्या होगा, तो लिखेंगे घटना E उत्तर जानने को तथा या कॉमा घटना E1 क्या है घटना E1, तो घटना E1 आपकी होगी विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का उत्तर जानना। अब उसके द्वारा उत्तर जानना, तो घटना जो E1 है उत्तर जानने को, और E2 जो घटना E2 है अनुमान लगाने को व्यक्त करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप P1 बराबर क्या लिखेंगे, उत्तर जानना ना, उत्तर जानना की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, 3/4 है, और P जो E2 होगा वो आपका कितना है, 1/4 है। दोनों बातें हमने लिख ली। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, अब आपको लिखना पड़ेगा सही उत्तर जानने की प्रायिकता। सही उत्तर जानने की प्रायिकता क्या है, तो सही उत्तर जानने की प्रायिकता P/E1 इक्वल टू कितना है, 1 है। इसके बाद में आपको एक और बात लिखनी पड़ेगी, लिखना ये पड़ेगा इसके लिए कि अनुमान वो लगाए और आंसर आपका क्या हो जाए, सही आ जाए। तो आपको दूसरा कंडीशन लिखना पड़ेगा, सही अनुमान लगाने पर लिखेंगे, अनुमान लगाने पर सही उत्तर जानने की प्रायिकता होगा क्या, तो आंसर इसका होगा P/E2 बराबर 1/4। अब आपको करना पड़ेगा स्टार्ट है, तो लिखा है अनुमान लगाने पर सही उत्तर जानने की प्रायिकता, यहाँ नहीं दिखेगा तो यहाँ देख लेते हैं, P/E जो E2 रहने वाला है वो आपको गिवन कितना है, तो आप रखा है 1/4। अनुमान लगाने पर सही उत्तर जानने की प्रायिकता जो है P/E जो E2 रहेगा वो आपका रहेगा 1/4 कितना, 4 गिवन है। इसके बाद में आप लिखेंगे बेस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, बेस प्रमेय से। अब भाषा लिख लीजिए, कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है और वह सही उत्तर देता है, इतनी बात आपको लिखनी पड़ेगी। कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है और सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या रहेगी, बिल्कुल आसान है। P आपको लिखना पड़ेगा PE, लिख लिया हमने। इसके बाद में P/E1, इसके बाद में लिखेंगे PE और इंटू P/E1 प्लस का निशान PE, यहाँ E या E1, तो यहाँ E1 यहाँ E1, यहाँ आपका रहेगा E2 और इसके बाद में P/E2। इतनी बातें आपको बेस प्रमेय में लिखनी पड़ेंगी। ये जहाँ जहाँ E1 है वहाँ वहाँ E2 कर लीजिए। अब E1 की अगर बात करें तो E1 आपका कितना रहा था, E1 की अगर बात कर लें तो E1 3/4 रहा था, यही तो रहा था 3/4, तो 3/4 लिख दिया। E/E1 क्या है, तो 1 है। P1 3/4 है और 1 हमने यहाँ लिख दिया। E2 की अगर बात करें तो E2 आपका कितना है, 1/4, और E/E2 कितना है, तो ये भी आपका 1/4 है। कैलकुलेशन अब आपको करनी 1/4, इसे हल करोगे 3/4 प्लस 1/16 16। एलसीएम लीजिए तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 16, 4 चौको 16, मतलब 4 तिये कितना हो गया, 12, 12 प्लस 1 कर लेंगे
यहाँ जो आंसर आपका रहने वाला है 3/4, ये कितना है तो 13/16। इसको हम अलग कर देते हैं, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। 4 चौको क्या हो गया 16, 4 ऊपर गई, तो 12/13 हमारा मूल आंसर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा है, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। कोई भी रोग है और उसकी जांच कराई जाए तो 99% असरदार है। इसका मतलब 1% असरदार वो नहीं है। जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। मतलब आपने करवा दिया खून टेस्ट, इसके बाद में इसने रिपोर्ट कैसी दी, गलत दी। आगे लिखता है यानी व्यक्ति को रोग ग्रस्त बतलाता है, गलत रिपोर्ट देगा, स्वस्थ व्यक्ति की गलत रिपोर्ट देगा और कहेगा कि ये व्यक्ति बीमार है। अब आगे लिखा है कि यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं जिसकी ये जांच की गई है, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बतलाया जाता है कि उसे यह रोग है। मतलब रोग में जब जांच होती है, कोई रोग है उसकी अगर जांच होगी तो उस रोग की जांच की जो रिपोर्ट आएगी वो भी सही होनी चाहिए, और वो भी यहाँ पे पूछ रहा है कि वो रिपोर्ट भी सही हो और उसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे घटनाएं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, घटनाएं लिखेंगे। तो घटनाएं आपकी क्या होंगी, माना घटना ई जांच सही है, जांच सही है। इवन जो घटना इवन होगी व्यक्ति के रोगी होने को तथा घटना ई2 जो इवन है, घटना ई2 स्वस्थ व्यक्ति को व्यक्त करती है, स्वस्थ व्यक्ति को व्यक्त करती है। तो आप करेंगे क्या, तो आपको पहला काम ये करना है, सबसे पहले इवन आपको लिखनी है। पी इवन बराबर क्या होगा, तो पी इवन आपने क्या चुना है, व्यक्ति के रोगी होने को। अब रोगी आपके कितने हैं, तो जन समुदाय में 0.1% लोग कैसे हैं, रोग से ग्रसित हैं। इसका मतलब ये हुआ 0.1 और परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100। 2 0 ये रही तो इसका आंसर होगा 0.001। अब इसके बाद में P2 आपको निकालना पड़ेगा। P2 आप कैसे निकालेंगे, तो एक में से जितने आपके रोगी उनको घटा दीजिए, बाकी के जितने लोग बचेंगे वो सभी कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो P2 आपका रहा 0.001, मतलब जब आप इसको घटाएंगे तो आंसर होगा 0.999 ये रहेगा। अब इसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा P EY इवन। वो EY इवन क्या रहेगा, जांच पाई जाती है और जांच कराने के बाद में रक्त की जांच कराई जाती है और 99% कैसी असरदार है, यानी कि वो 99% सही रिजल्ट देती है। सही रिजल्ट यानी कि रोगी को रोगी बताएगी और जो निरोगी है उसे निरोगी बताएगी। तो यहाँ लिखेंगे, इतनी बता रही है रहने वाली है P EY इवन। अच्छा, तो आपको अब निकालना है P EY इवन, ये कितना है, तो 99/100 है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0.99% कैसा है, असरदार है। लिखेंगे यहाँ हिंदी में, रक्त की जांच सही है। रक्त की जांच कैसी है, सही है। तो आपको अब लिखना पड़ेगा P EY E2। ये क्या होगा, तो EY जो E2 रहेगा वो है कितना, तो आपको बता देते हैं, किंतु 0.5 जो है, 0.5 बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की जांच जो है वो की जाती है और रिपोर्ट कैसी आती है, गलत। यानी कि स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी बता देंगे कि आप भी कैसे हैं, बीमार। अब E/E2 है क्या, तो स्वस्थ व्यक्ति के
के रोगी होने को व्यक्त करता है। यहाँ उसने लिखा है कि 0.5 बार जब स्वस्थ व्यक्ति की जांच कराई जाती है तो रिपोर्ट कैसी आती है? गलत। इसलिए जो 0.005 है, इतने परसेंट, इतने चांसेस हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के हम ब्लड चेक कराएं और उसकी रिपोर्ट क्या आ जाए? क्या आ जाए? गलत आ जाए, स्वस्थ को क्या कर दे? बीमार कर दे। अब इसके बाद में आपको लगानी पड़ेगी क्या? बेच प्रमेय लगानी पड़ेगी। बेच प्रमेय से हिंदी आप यही लिखेंगे जो यहाँ पे लिखी गई है कि चुना गया व्यक्ति रोग से ग्रस्त होगा यदि उसकी रक्त की जांच कराई जाए। तो आप कुछ नहीं यहाँ लिखेंगे, पूरी भाषा हम नहीं लिख रहे हैं। P-E-1 इधर होगा P-E1 इंटू P-E-1 प्लस का निशान, आगे क्या होगा तो P-E2, इसके बाद में P-E-2 ये होगा। अब सभी के मान आपको पता है। E1 का मान आपको पता है कितना है? आपका E1 का जो मान है आपका कितना था? तो आप जानते हैं 99% था। अब 99% को जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब कितना आया? 0.99। सही तो है? कल तो इनके मानों को हम ऊपर देख लेते हैं। P-E1 का जो मान है वो ये 0.1 मतलब 0.001। P-E-1 की अगर बात करें तो इसका जो मान है वो आपका है 0.99, लिख दिया हमने। P-E1 वही रहेगा 0.001। E-1 की अगर बात करें तो 0.99 प्लस P-E2 का जो मान है वो आपका कितना है? P-E2 का मान, P-E2 की अगर बात करें जो है 0.99 है। अच्छा, P-E2 की अगर बात करें तो यह है 0.99 और इसके बाद में E-2 की अगर बात कर ले तो ये कितना है? तो ये आपका मान है 0.005। अब कैलकुलेशन आप कर लेंगे, हमें बताने की आवश्यकता है नहीं, बस थोड़ा बता देते हैं। 1 2 3 4 और 5 दशमलव के पॉइंट आएंगे। कितना लिखना पड़ेगा? 2 3 4 1 5 ये हो गया। इसके बाद में अपॉन की अगर बात करें तो यही आपको फिर से लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई आप करवाएंगे तो देख लीजिए 3 इधर अंक है 3 इधर अंक है तो 6 अंक तो होने चाहिए। 9 पना 45 की 5, 4 लगा हासिल। 9 पला 45, 45 और कितना 4, कितना हुआ आप जानते हैं? 49 हुआ। 45 में फिर से आप जोड़ेंगे तो 49 होगा। 4 अंक हो गए। अब इसके अलावा हमें करना कितना अंक है? तो 6 अंक करना है। यहाँ 0.133 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 23वां आप करने जा रहे हैं। 23वां में लिखा है y बराबर e⁴ cos इनवर्स x है। यहाँ आपको ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने में आप देख रहे हैं कि d²y/dx² है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले अगर e की पावर कुछ है, पावर में अगर e के कुछ है तो इसका मतलब इसका log नहीं लेना पड़ता है। आप लोग जानते हैं e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x होता है। तो देखिए किस प्रकार से अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे y = e⁴ cos इनवर्स x लिख लिया। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब अवकलन आपका क्या होगा? तो y का अवकलन होगा dy/dx, e की पावर x का e की पावर x लिख लिया हमने। ये इस पूरे को आप x समझें, इसे आप क्या समझें? x समझें। जैसे हम लोग करते हैं अवकलन d/dx e की पावर x का क्या? e की पावर x। इस x का जब अवकलन करवाते हो तो आपका आंसर कितना होता है? 1 होता है। यहाँ x के स्थान पे आपका है कितना? a cos इनवर्स x है। अब a cos इनवर्स x है तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले आप लोग a को बाहर निकालना है, एक संख्यात्मक वैल्यू इसलिए बाहर निकालिए। d/dx cos इनवर्स यहाँ पे कर जाइए, हमने कर दिया cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? आप जानते हैं -1/।